हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश से फ्लेमिंगो बुक के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की इजी समरी करवाने वाला हूं। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रिवीजन होने वाली है, जिसमें आपको जितने भी चैप्टर्स होंगे वो बहुत ही जल्दी समझा दिए जाएंगे। इससे आपका टाइम बचेगा, आपको डिटेल में एक एक चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो के जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप पर, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पे द लास्ट लेसन। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें क्या बताया गया है वो समझते हैं। तो देखिए, द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस डोरे। यानी कि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आपका छोटा सा ही चैप्टर है। और ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 टू 1871, तो एक वॉर का टाइम था। ठीक है, फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही थी और उसी टाइम की ये कहानी है। इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया विच लेटर बिकेम जर्मनी। यानी कि इसमें जो लड़ाई हुई थी फ्रैंको प्रशियन वॉर में, तो इसके अंदर जो फ्रांस था वो हार गया था प्रशिया से। तो आफ्टर द वॉर द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, तो फ्रांस के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक तो था एल्सेस और एक लॉरेन। ये प्रशिया वालों ने मतलब इसको टेकन ओवर कर दिया था, यानी कि वो उनके कंट्रोल में चला गया था, क्योंकि भाई वो वॉर जीत गए थे, अब वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते थे। सो द न्यू रूलर्स बैंड द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच। अब जो नया रूलर बना उसने बोला भाई फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं चलेगी इन स्कूल्स, एंड मेड जर्मन कंपलसरी। क्योंकि उनको जर्मन से मतलब जर्मन लैंग्वेज से प्यार था, तो उन्होंने बोला स्कूल्स वगैरह में जर्मन लैंग्वेज ही चलेगी। द स्टोरी ब्यूटीफुली कैप्चर द पेन ऑफ लॉजिंग वंस लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। यानी कि जब आप पे कोई दूसरा बंदा आके कंट्रोल कर लेता है और वो अपनी लैंग्वेज आपके ऊपर थोपता है, आपके कल्चर को खत्म कर देता है, तो उसका जो पेन होता है वो इसके अंदर बताया गया है पूरी स्टोरी के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्रांस मॉर्निंग एंड फियर ऑफ स्कूल। फ्रांस यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम है। देखो, फ्रांस अलग चीज होती है और जो फ्रांस है वो अलग चीज है। फ्रांस का मतलब यहाँ पे है एक स्टूडेंट है, उसका नाम है फ्रांस। तो द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग स्कूल बॉय। एक स्कूल जाने वाला यंग बच्चा जिसका नाम था फ्रांस। एक दिन होता है सुबह के टाइम पे कि ही इज लेट फॉर स्कूल, वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था, बहुत डरा हुआ था कि वो जाएगा तो उसके जो टीचर एम हेमेल है, अभी ये यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर है, वो उसको डांटेंगे। सो द टीचर हैड अनाउंस दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल। सभी स्टूडेंट्स को टीचर ने लास्ट क्लास में कहा था कि जब बच्चों आप आओगे तो मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर आपका टेस्ट लूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। बट जो लड़का फ्रांस है उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था और उसको ये डर था कि कहीं मेरे को पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, एज फ्रांस रशेस टू स्कूल, वो ऐसा जल्दबाजी में भागता है। ही सीज अ क्राउड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल नाम की एक जगह है, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसा भीड़ लगा के खड़े हुए थे, तो वो उनको देखता है। देर इज अ नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड बेसिकली जहां पे नोटिस लगाए जाते हैं, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, तो उस पर एक नोटिस लगा हुआ था, और विच वॉज यूज टू अनाउंस बैड न्यूज लाइक वॉर अपडेट्स। यानी कि वो बुलेटिन बोर्ड पे क्या होता था, बेसिकली वॉर के जो अपडेट्स होते थे कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो, ज्यादातर तो वहां पे बैड न्यूज ही आती थी, क्योंकि भाई वॉर वगैरह में ये लोग हार रहे थे। ठीक है, तो बैड न्यूज जो आती थी वो उसके ऊपर आती थी। हाउएवर फ्रांस डज नॉट स्टॉप टू रीड इट एंड हरीज टू स्कूल। वो रुकता नहीं है उसको पढ़ने के लिए और वो जल्दबाजी करके स्कूल की तरफ भाग जाता है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस इन स्कूल। अब फ्रांस यहाँ पे स्कूल पहुंच जाता है, और जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत अनयूजुअल थी, ऐसा बेसिकली होता नहीं था यूजुअली। तो यूजुअली देयर वाज नॉइज इन द क्लासरूम। आप भी जब अपने स्कूल में जाते हो तो क्लासरूम में आवाजें आती हैं बच्चों की, डेस्क वगैरह की, स्टूडेंट्स बात करते रहते हैं और टीचर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ठीक है, लेकिन उस दिन सब कुछ साइलेंट था जिस दिन फ्रांस जाता है। सो हिज टीचर एम हेमेल वॉज वियरिंग हिज स्पेशल ग्रीन कोट। और उसके जो टीचर एम हेमेल है उसने भी कुछ स्पेशल अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था, और एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। ये वाला आउटफिट वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहनते थे, याद रखना, वो नॉर्मली नहीं पहनते थे। तो सम ओल्ड पीपल फ्रॉम द विलेज इंक्लूडिंग ओल्ड होजर, द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। यानी कि जब वो क्लासरूम में घुसता है बच्चा फ्रांस, वो देखता है कि मेरे क्लासरूम में पीछे के डेस्क पे
गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जिनमें ये 2-3 लोग शामिल हैं, ठीक है। अब इसको समझ नहीं आया कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई आर दे सिटिंग हियर। तो फ्रांस वॉज सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड बाय दीज चेंजेस। तो फ्रांस बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और उसको समझ नहीं आ रहा था ये सब चेंजेस क्यों हैं। एम हेमेल अनाउंस द लास्ट फ्रेंच लेसन। भाई वो देखो सभी लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीखने आते थे वहाँ पे, तो जो एम हेमेल टीचर था उसने अनाउंसमेंट करी कि आज बच्चों हम सबका ये फ्रेंच का आखिरी लेसन होने वाला है, क्योंकि जो प्रशियन गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर दिया है कि जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाई जाएगी आज के बाद, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा जो एल्सेस और लॉरेन नाम की जगहें हैं वहां पे, और एक नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन सिखाएगा, जर्मन में पढ़ाएगा। तो दिस वॉज द लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वुड लर्न फ्रेंच इन स्कूल। ये लास्ट टाइम था अब जब सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन लेंगे। सो इसीलिए आपको समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम भी द लास्ट लेसन है। वैसे तो ये आपका फर्स्ट लेसन है, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होने वाला था, तो इस स्टोरी का टाइटल भी लास्ट लेसन है। सो फ्रांस इज शॉक्ड एंड डीपली रिग्रेटफुल। अब फ्रांस क्यों ऐसा शॉक में चला गया, क्योंकि ये सब बहुत सडन हुआ, और वो बहुत ज्यादा रेग्रेटफुल क्यों था, वो इतना पढ़ता नहीं था, अपनी लैंग्वेज की कदर नहीं करी उसने कभी भी, तो आज उसको समझ आ रहा था अपनी लैंग्वेज की कदर। ही रियलाइजेस दैट ही हैड नॉट टेकन हिज स्टडी सीरियसली। उसको रियलाइज हो रहा है कि भाई मैं पढ़ता क्यों नहीं था, मेरे को पढ़ना चाहिए था, ठीक है, मैंने अपनी जो मदर टंग है उसको नहीं समझा। regret and realization. So as Franz looks around he sees that everyone in the classroom is sad. वो चारों तरफ देखता है, भाई हर कोई बहुत ज्यादा दुखी था। The old man from the village had come to school to show their respect for their language. स्कूल के अंदर जो ये ओल्ड लोग बैठे थे, ओल्ड मतलब बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो क्यों आए थे, फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ अपनी रिस्पेक्ट दिखाने कि हाँ भाई हमारी वो लैंग्वेज है यार, आज लास्ट लेसन है, हम सब बैठते हैं। और वो उनको थैंक यू कहने आए थे एमएमएल को, उनकी सर्विस के लिए। तो दे टू regretted नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली व्हेन दे हैड द चांस। उन्होंने भी अपने टाइम पे सही से फ्रेंच को नहीं समझा था। तो एम हेमेल टेल्स द स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्लियर एंड लॉजिकल। यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ज्यादा लॉजिकल और क्लियर लैंग्वेज है दुनिया की। When people lose their language, they lose their identity. जब आप अपनी भाषा को खो देते हो, वहीं आप अपनी आइडेंटिटी को भी बहुत जल्द खो देते हो। So he blames everyone for not valuing their language. वो सभी को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो पेरेंट्स हो ना, आप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। पेरेंट्स वर मोर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग चिल्ड्रन टू वर्क, क्योंकि वो अपने बच्चों को काम पे भेज देते थे पैसा कमाने के लिए। कभी पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूं सीरियस होकर, ताकि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख पाए। तो एम हेमेल हिमसेल्फ समटाइम्स गेव हॉलीडेज। वो खुद से भी, एमएमएल खुद को भी गलत मानते हैं। वो कहते हैं भाई मैं भी गलत हूँ, मैं भी बच्चों को छुट्टियां दे दिया करता था, या बच्चों को कभी मैं ऐसा प्लांट्स वगैरह को एज अ वाटरिंग के लिए भेज देता था कि जाओ पेड़ पौधों को पानी दे के आ जाओ। तो फ्रांस नाउ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज। अब फ्रांस को समझ आ रहा है कि मेरी जो लैंग्वेज है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों मुझे सीखनी चाहिए थी। द लास्ट लेसन। तो एम हेमेल अपना लास्ट लेसन शुरू करता है और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ और ज़्यादा इमोशनल होकर हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि वो चाहता था कि जितनी आज मेरे अंदर नॉलेज है वो सब की सब नॉलेज मैं आपको दे दूं। तो द स्टूडेंट्स वर्क हार्डर देन एवर। बच्चे भी उस दिन बहुत ज़्यादा सीरियस थे और बहुत ज़्यादा सीरियस होकर वो कुछ ना कुछ लिख रहे थे। सो द फ्रेज फ्रांस एल्सेस वॉज रिटन एवरीवेयर इन द क्लासरूम। एक लाइन हर जगह क्लासरूम में लिखी हुई थी, फ्रांस एल्सेस, ठीक है। इवन द स्मॉल चिल्ड्रन रिसाइड देयर अल्फाबेट एंड ओल्ड होजर स्पेल आउटवर्ड। यहाँ जो पुराने लोग जो बूढ़े बैठे हैं वो भी उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी उस दिन सब कुछ पढ़ रहा है। यानी कि हर किसी की आंखों में आंसू है, हर कोई इमोशनल है कि आज हमारी मदर टंग जो है हम आखिरी बारी पढ़ेंगे। तो फ्रांस वंडर्स विल दे फोर्स इवन द पिजन्स टू कुक इन जर्मन। यानी कि वो कहता है कि चलो हमारे ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर लिया, हमको वो जर्मन फोर्सफुली भी पढ़ाएंगे, क्या ये जो कबूतर बैठे हैं क्या इनको भी आप फोर्सफुली जर्मन में बोलोगे कि भाई जर्मन में कूकू करो? तो ऐसा वो कहता है सरकेस्टिकली। सो वो कहता है कि हम इतना ज़्यादा पेन में भी हैं इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं कि आज हमारे पास कोई भी नहीं खड़ा और हमारी लैंग्वेज हमारी आंखों के सामने से चली जाएगी हमारे देश से। तो ऐसा उसको फील हो रहा है। तो द इमोशनल एंड, अभी क्लास एंड होने का समय आ चुका था।
जो घड़ी है उसमें 12 बज चुके थे और जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो अब वो आगे बढ़ने लगे थे, ठीक है। आउटसाइड उनकी आवाज आ रही थी उनके ट्रम्पेट्स की, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे। एम हेमेल स्टैंड्स अप पेल एंड इमोशनल। तो एम हेमेल बहुत ज्यादा ऐसा पीले से पड़ चुके थे, बहुत सैड थे, इमोशनल थे, वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे बट वो जो है चोक्ड थे एकदम, उनका गला एकदम रुक सा गया था। वो बोलना बहुत कुछ चाहते थे, इमोशनल थे, इस वजह से अपनी बातें रख नहीं पा रहे थे। तो ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द बिग लेटर्स। अब वो बोल तो सकते नहीं थे तो उनके हाथ में चौक था, तो वो ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखते हैं विवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और उसके बाद वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते और खड़े हो जाते हैं दीवार के पास जाके। एंड फाइनली वो अपना एक ऐसा जेस्चर करते हैं कि क्लास इज ओवर, अब आप सभी जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल शांत होकर साइलेंस के साथ वहां से चले जाते हैं और इस तरीके से जो लास्ट लेसन था इनका वो खत्म हो जाता है और मेन टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दी इस लेसन से। अब हमारा जो अगला चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का वो है लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो कहानी है उस बचपन की है। जैसे कि स्प्रिंग एक ऐसा आप कह सकते हो सीजन है जो बहुत सुंदर होता है ना। सीजन्स में बहुत ज्यादा माना जाता है स्प्रिंग का सीजन बहुत अच्छा है। सेम ऐसे ही हम इंसानों के जीवन में जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो स्प्रिंग की तरह ही सुंदर होता है। पर सपोज अगर आपको अपने उसी चाइल्डहुड में काम धंधे की टेंशन हो जाए, आपको कमाना पड़े, आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, आपको पढ़ाई ना मिल पाए प्रॉपर, आप खेल कूद ना पाओ, तो एक तरीके से आपका बचपन आप जो है खो दोगे। So the chapter Lost Spring from Flamingo book explore the harsh realities of child labor। जो बच्चों से बचपन में ही काम करवाया जाता है, जो चाइल्ड लेबर करवाई जाती है और एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो बच्चे जी रहे हैं, बहुत ज्यादा गरीबी में, उनकी कहानी है। जो ऑथर है वो यहाँ पे बताती है दो कहानियां और वो दोनों रियल लाइफ स्टोरीज हैं, ऐसा नहीं है फिक्शनल है कुछ भी। तो दो बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर के शिकार बने और एजुकेशन नहीं मिल पाई उनको और अपनी कंडीशन से वो बचकर निकलना चाहते थे। तो सबसे पहली स्टोरी जो होगी उसमें बच्चे का नाम है साहेब आलम और दूसरी जो स्टोरी है उसमें बच्चे का नाम है मुकेश। तो ये दो अलग अलग स्टोरीज में आप देखोगे कि दो गरीब घर के बच्चे किस तरीके से सोशल इनजस्टिस का शिकार बनते हैं। तो सबसे पहली जो स्टोरी है यहाँ पे वो है साहेब द रैग पिकर। रैग पिकर होता है जो कूड़ा बीनते हैं जो लोग, तो वो साहेब जो है वो कूड़ा बीनने वाली फैमिली से बिलोंग करता था। सो इंट्रोडक्शन टू साहेब। जो ऑथर है वो मिलते हैं साहिब आलम से जो कि एक यंग बच्चा है जो कूड़ा बीनता है। बिल्कुल दिल्ली के कोने वाला एक इलाका है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वो सीमापुरी नाम से एरिया है, वहां पे वो कूड़ा बीनने का काम करता है। अब जो इसका नाम साहिब आलम है ना, उसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन क्या रियलिटी में वो ऐसा लॉर्ड जैसा कुछ है? भाई रियलिटी तो ऐसी है कि वो एक्सट्रीमली पुअर है और हेल्पलेस है, तो उसका नाम भी आयरनी है बहुत ज्यादा। हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। अब इसकी जो फैमिली है वो ढाका से आई है जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश से वो लोग माइग्रेशन करके इधर आए हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स और बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो वो लोग की उम्मीद में इंडिया की तरफ आए। नाउ दे लिव इन सीमापुरी अस्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बिल्कुल बाहरी इलाका है और स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है वहां पे, जहां पे वो लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं। लाइफ इन सीमापुरी। सीमापुरी जो कि साहिब आलम का एरिया है, वहां पे लाइफ कैसी है? तो सीमापुरी इज होम टू ओवर 10,000 रैग पिकर्स। वो पूरा का पूरा एरिया ही कूड़े बीनने वाले लोगों का है। वहां लगभग 10,000 से ज्यादा कूड़े बीनने वाले लोग रहते हैं जो कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि मड की, टिन की और प्लास्टिक शीट्स की बनी हुई हैं। उनकी जो फैमिली है, वहां जितने भी लोग रहते हैं, कोई आइडेंटिटी कार्ड उनके पास नहीं है, प्रॉपर घर नहीं है, लेकिन उनके पास एक राशन कार्ड बना हुआ है जिससे कि वो अपना खाना वगैरह लेते हैं। फॉर देम फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड से ज्यादा खाना मिलना जरूरी है, इस वजह से राशन कार्ड है उनके पास में। तो दे सर्वाइव बाय पिकिंग एंड सेलिंग गार्बेज। वो क्या करते हैं? सर्वाइवल के लिए कूड़ा बीनते हैं और उसको कूड़े को बेचते हैं। तो विच दे कंसिडर गोल्ड एज इट प्रोवाइड देयर डेली ब्रेड। क्योंकि उनकी जो डेली की जो रोजी रोटी है वो इसी से चलती है, तो उनके लिए तो कूड़ा भी गोल्ड के समान है, आप ये मान के चलो, ठीक है। हमारे लिए तो कूड़ा है, पर वो कूड़ा ही तो उनकी रोजी रोटी है। बेयर फुट चिल्ड्रन अ सिंबल ऑफ पॉवर्टी।
वहां पे जो सीमापुरी के ज्यादातर बच्चे हैं, जैसे कि साहेब है और उसके जितने भी दोस्त हैं, वो नंगे पांव घूमते हैं। बेयर फुट का मतलब है नंगे पांव। वन चाइल्ड सेज, एक बच्चा वहां कहता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग माई शूज डाउन फ्रॉम द शेल्फ शोइंग रिजाइनेशन टू पॉवर्टी। यानी कि वो कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे शूज उतार के नहीं दिए, इस वजह से मैंने नहीं पहन रखे। दूसरा बॉय कहता है, हु वियर मिसमैच्ड शूज, एक पैर में दूसरा जूता, दूसरे पैर में दूसरा जूता। तो वो क्या कहता है कि मतलब एकदम शांत रहता है, उसको अपनी किस्मत का पता है कि मेरी किस्मत में यही था, वो कुछ नहीं कहता। द ऑथर रिकॉल्स अ सिमिलर स्टोरी फ्रॉम उदीपी वेयर अ पुअर टेम्पल प्रीस्ट सन वंस प्रेड फॉर शूज। उसको एक याद आ जाता है, एक जगह पे एक मंदिर का पुजारी था, बहुत गरीब था, उसके बच्चे के पास भी शूज नहीं थे, तो वो उससे कनेक्ट करती है जो ऑथर है। 30 years later his son has shoes but many poor children still walk barefoot। अब होता क्या है, वो जो पंडित वाला बच्चा था उसको तो एक टाइम आता है कि वो खुद के जूते ले लेता है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नंगे पांव घूम रहे हैं। तो दिस सिंबलाइजेज द अनचेंज्ड साइकिल ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी बिल्कुल बदल नहीं रही है, उल्टा गरीबी बढ़ती जा रही है। पॉवर्टी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, गरीबी को कम होना चाहिए था, पर गरीबी बढ़ती जा रही है। फॉल्स प्रोमिसेस टू द पुअर। अब जो ऑथर है, ठीक है, अनीस जंग, द ऑथर वंस जोकिंगली आस्क साहेब, मजाकिया तौर पर साहेब से वो पूछती हैं कि इफ ही वुड अटेंड स्कूल इफ शी बिल्ट वन। वो कहते हैं अगर मैं एक स्कूल बनवा दूं तुम्हारे लिए, क्या तुम अटेंड करने जाओगे? वो बहुत एंथुसियाज्म के साथ कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वो तो सिर्फ सरकेस्टिकली ही कहा था उसने। बाद में उसको गिल्टी फील होता है ऑथर को कि भाई मैं बोल तो गई उनको कि स्कूल बनवा दूंगी, पर मैंने बनवाया तो कुछ भी नहीं, वो तो उम्मीद में है, तो उसने झूठा प्रॉमिस किया। रिफ्लेक्टिंग हाउ द पुअर आर ऑफन गिवन फॉल्स होप बाय सोसाइटी। इससे पता चलता है सोसाइटी के लोग गरीब लोगों को झूठे उम्मीद में रखते हैं। प्रोमिसेस लाइक हर आर कॉमन इन साहेब्स वर्ल्ड, क्योंकि साहेब की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई ऐसा प्रॉमिस उनके साथ करता है, लेकिन मिलता उनको कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे डू नथिंग टू हेल्प, वो उनकी कोई हेल्प नहीं करता, बातें बड़ी बड़ी हर कोई करता है। साहेब चेंजिंग फेट फ्रॉम रैग पिकर टू टी स्टॉल वर्कर। अब एक टाइम पे ये कूड़ा बीनने वाला था, लेकिन जब धीरे धीरे ये बड़ा हुआ तो ये एक चाय स्टॉल पे काम करने लगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, कि जब वो खुद कूड़ा बीनता था तो वो किसी के अंडर काम नहीं करता था, चाहे वो कूड़ा ही बीन रहा है लेकिन वो खुद का मालिक है, किसी के अंडर नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं था। अब जब वो चाय के स्टॉल पे काम करेगा तो मालिक कौन होगा? उसका कोई और होगा। तो वन डे द ऑथर सीज साहेब वॉचिंग रिच बॉयज प्लेइंग टेनिस फ्रॉम आउटसाइड अ क्लब। एक दिन जब ऑथर जा रही होती है तो वो देखती है जो साहेब है वो एक टेनिस क्लब के बाहर खड़ा होकर गेम देख रहा था कि लोग जो है वहां पे जो बच्चे थे वो टेनिस खेल रहे थे। अ गेट कीपर अलाउज हिम टू यूज द स्विंग बट ही कैन नेवर ड्रीम ऑफ प्लेइंग टेनिस। कि भाई उसका जो गेट कीपर है वो तो ये कह सकता है कि हाँ आप ट्राई करो, आ सकते हो, लेकिन वो उसके लिए सपना था। एक तो उसके पास जूते ही नहीं थे भाई उस तरीके के टेनिस शूज। साहेब नाउ वियर्स टॉर्न टेनिस शूज, फटे हुए ऐसे जूते हैं जो कि बिल्कुल एकदम गले हुए से वो उसने पहन रखे हैं। गिवन बाय अ रिच बॉय हु डिस्कार्डेड देम ड्यू टू स्मॉल होल। जूते में एक छोटा सा छेद हो गया था, एक अमीर बच्चे ने अपना जूता फेंका और उसी फेंके हुए जूते को, छेद वाले जूते को साहेब उठा के आया और वो पहन के यूज करता है। ठीक है, barefoot children a symbol of poverty, so for a boy who has always been barefoot even a torn shoe is luxury। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे पांव रहा हो उसके लिए तो फटा हुआ जूता भी एक लग्जरी के समान है, आप ये मान के चलो। लेटर बाद में होता क्या है, साहेब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल, जो मैंने आपको बताया, जहां पे वो 800 रुपीज पर मंथ उसको मिलते थे, साथ में उसको खाना मिलता था। तो ये उसकी कमाई होती थी जहां पे वो काम कर रहा है अब। बट हिज स्माइल डिसअपियर, पर उसके चेहरे से वो खुशी जा चुकी थी। जब वो कूड़ा बीनता था तो वो खुश रहता था, दोस्तों के साथ जाता था और अपना मजे से आता था। तो ये जो प्लास्टिक का बैग था वो बहुत ज्यादा अच्छा था जिसमें वो कूड़ा बीनता था इस स्टील के कनिस्तर से, क्योंकि स्टील के कनिस्तर में चाय है, वो चाय पिला पिला के परेशान हो चुका है लोगों को, वो वहां से कहीं जा नहीं सकता। और दूसरा भाई वो अब खुद का मास्टर नहीं है, उसको किसी और को मालिक बोलना पड़ेगा। सो ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री चाइल्डहुड।
जो वो केयर फ्री रहकर, टेंशन फ्री रहकर बचपन में इधर उधर चला जाया करता था, वो चीज अब खत्म हो चुकी थी। नाउ ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, ठीक है, एनी मोर बट अ वर्कर। अब वो एक वर्कर है जो किसी और के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। दूसरा जो पार्ट है अब यहाँ पे हमारा, वो है मुकेश की स्टोरी, जो कि एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि यहाँ सारे के सारे जो लोग हैं मुकेश के घर में, वो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू मुकेश एंड फिरोजाबाद। देखो साहेब जो है वो सीमापुरी में रहता था, जो मुकेश है वो फिरोजाबाद में रहता है। तो द ऑथर मीट्स मुकेश। अब ऑथर यहाँ दूसरे बच्चे मुकेश से मिलती है, बहुत यंग बच्चा है फिरोजाबाद का, और फिरोजाबाद का जो एरिया है वो जाना जाता है, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं चूड़ियां बनाने की। उसकी जो पूरी फैमिली है वो जनरेशन्स का उनका बिजनेस बन चुका है कि वो चूड़ियां ही बनाती हैं, लेकिन वो गरीब बहुत हैं बेचारे, वो इस काम से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। वो पूरी की पूरी फैमिली, सब रिलेटिव्स, सब के सब ये चूड़ियां ही बनाते हैं। हजारडस वर्किंग कंडीशंस ऑफ बैंगल मेकर्स। जो वहां पे चूड़ियां बनाई जाती है ना, वो इंडस्ट्रीज के अंदर की कंडीशन बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि बच्चों को बहुत गर्मी में काम करना पड़ता है और अंदर बहुत अंधेरा होता है। डार्क फर्नेसेस विद टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां पे एकदम भाई भट्टी जलती है, आग होती है बहुत ज्यादा। तो देर इज नो प्रॉपर लाइट, कोई लाइट नहीं आती वहां पे, कोई वेंटिलेशन नहीं है, आप सिर्फ पसीने में तंग होते रहोगे, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, ना लाइट है। तो आप सोच सकते हो आपकी एक टाइम पे आंखें कमजोर हो जाएंगी, एंड यू कैन इवन लॉस ऑफ, मतलब यू कैन फेस लॉस ऑफ आई साइट बहुत ही कम एज में। तो मुकेश ग्रैंडफादर बिकेम ब्लाइंड फ्रॉम वर्किंग टू लॉन्ग विद ग्लास डस्ट। यानी कि जो वो चूड़ियां होती हैं उसको घिस घिस के जो उसकी डस्ट उड़ती है जिसमें ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं, वो उसकी आंख में इतनी बार जा चुके थे कि मुकेश के ग्रैंडफादर जो है वो ब्लाइंड हो गए थे इस वजह से। तो बहुत खतरनाक कंडीशन है भाई जहां पे ये चूड़ियां वगैरह बनती हैं। द लाइफ ऑफ विमेन इन फिरोजाबाद। अब जो फिरोजाबाद की विमेन है वो क्या करती हैं वहां पे, तो विमेन इन फिरोजाबाद आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन दिस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वो भी गरीबी के इस साइकिल में फंसी हुई हैं। एक बहुत यंग लड़की है सविता, वो क्या काम करती है, वर्क्स मैकेनिकली अनअवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंगल्स शी मेक्स। वो जो चूड़ियां बना रही है बच्ची, उसको पता ही नहीं है कि इस चूड़ियों का मतलब क्या होता है। शी विल अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस ओनली व्हेन शी गेट्स मैरिड, क्योंकि वो जब शादी होगी उसकी तब उसको पता चलेगा वो चूड़ी का क्या महत्व है, एंड जब वो खुद उस चूड़ी को पहनेगी। अभी तो बस वो एक वर्कर की तरह बस काम कर रही है। एन ओल्ड वीमेन इन द कम्युनिटी हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट बट नो जॉय इन हर लाइफ। एक जो वहां पे विमेन है वो बहुत ओल्ड है, उसकी कलाई पर चूड़ियां तो हैं पर उसके जीवन में खुशी नहीं है। सिंबलाइजिंग द अनफुलफिल्ड लाइफ्स ऑफ विमेन इन पॉवर्टी, क्योंकि वो जो है गरीबी में जी रही है बहुत ज्यादा। पॉवर्टी एंड द विशियस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो बैंगल मेकर्स की कम्युनिटी है उनको बहुत लोग तंग करते हैं, उनको वो कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सबसे पहले तो जो मिडल मैन है, ठीक है, जो बिचौलिए लोग होते हैं और जो मनी लेंडर हैं, जो उधार पे पैसे देते हैं, वो उनको इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, इतना तंग करते हैं कि वो बेचारे कोई और काम कर ही नहीं सकते, वो फंस चुके हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, वो सब झूठे वादे करते हैं, रिश्वत लेते हैं और कुछ भी उनको नहीं करने देते, ठीक है, अपनी तरफ से उनको बस इसमें ट्रैप्ड करके रखा हुआ है। जनरेशंस ऑफ ब्लाइंड फेथ इन डेस्टिनी। वहां के सभी लोग ये मानते हैं कि हमारी किस्मत में जो होगा वही होगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। मुकेश ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर है, बिलीव्स इट इज देयर फेट टू मेक बैंगल। वो कहती है हमारी किस्मत में ही चूड़ियां बनाना लिखा है, जो मुकेश की दादी माँ है, ठीक है, वो कहती है आप कुछ भी कर लो, हमारी जो किस्मत है वो इसीलिए, वो ये कहती है कि भाई हम इसीलिए चूड़ियां बनाते हैं क्योंकि हमारी किस्मत ही ऐसी है। मुकेश अ बॉय हु डेयर्स टू ड्रीम। लेकिन मुकेश इन सभी लोगों के बीच एक ऐसा बच्चा जो कि बड़े बड़े सपने देखता था और दूसरों की तरह नहीं था। तो वो चाहता था एक मोटर मैकेनिक बनना और गाड़ियां चलाना, यानी कि कार की ड्राइविंग सीखना चाहता था। एंड हिज डिटर्मिनेशन इज इंस्पायरिंग। वो इतना डिटरमाइंड था अपने गोल्स को लेकर, वो बहुत इंस्पायरिंग है। एज मोस्ट चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद नेवर डेयर टू ड्रीम, क्योंकि वहां के बच्चों ने तो सपना देखना भी छोड़ दिया था, उनको लगता ही नहीं था कि हम कभी कुछ और कर भी पाएंगे। तो द ऑथर आस्क इफ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स बट ही शेक्स हिज हेड नोइंग इट इज एन इम्पॉसिबल ड्रीम। वो कहती है कि क्या तू भाई हवाई जहाज भी उड़ाना चाहता है क्या? वो कहता है नहीं, मेरे को सिर्फ कार ड्राइविंग सीखनी है। तो इससे पता चलता है उसको पता है हवाई जहाज वगैरह में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इम्पॉसिबल चीज है, पर कार चलाना वो सीखना चाहता है। हाउएवर
हिज स्मॉल ड्रीम ऑफ बीइंग अ मैकेनिक इज स्टेप टुवर्ड्स चेंज, क्योंकि वो बदलाव का एक वो है कदम, जब आप आगे बढ़ते हो, कुछ अलग करना चाहते हो हटके, जो आज तक आपकी जनरेशन से किसी ने नहीं किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इंस्पायरिंग बात है। अगला चैप्टर जो है हमारा वो है यहाँ पे डीप वाटर। तो डीप वाटर का सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो ये कहता है द ऑथर्स इनिशियल फियर ऑफ वाटर, यानी कि एक ऐसी कहानी है जिसमें जो ऑथर है वो बहुत ज्यादा डरता है पानी से। तो वो डर कहाँ से शुरू हुआ था मैं आपको बताता हूँ। द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर बिगेन एट द एज ऑफ 3 और 4, जब वो 3 और 4 साल का था, जब वो जाता है एक बीच में, कैलिफोर्निया में है, अपने पापा जी के साथ, ठीक है, पापा के साथ बीच में जाता है वो। While standing in the surf, a strong wave knocked him down and covered him with water. जब वो बीच के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था, एक पानी की लहर आती है, उसको वो हिट करती है और वो गिर जाता है। तो ही वॉज टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा डर जाता है, अनेबल टू ब्रीथ, सांस नहीं ले पाता। वाइल हिज फादर सिंपली लाफ्ड, उसके पापा हंस रहे होते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा था, वो डर गया पानी की उससे लहर से। दिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट, इससे भाई इतना ज़्यादा वो डर गया, समझ जाओ बस। उसके बाद वो पानी को देख के भी बहुत ज़्यादा वो डर जाता था। द YMCA पूल इंसिडेंट, अ नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस। अब उसके बाद जब वो 10 या 11 साल का था, द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल इन याकीमा। तो वॉशिंगटन नाम की जगह पे YMCA पूल था, जहाँ पे उसने डिसाइड किया मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। तो याकीमा रिवर बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता था, उसी के वहीं पर था। उसकी मदर भी उसको कहती थी कि कभी भूल कर भी याकीमा रिवर पे मत चला जाइयो बेटा। द YMCA पूल वॉज कंसिडर्ड सेफ, और जो पूल है वो सेफ होता था, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा गहरा नहीं होता, वहाँ कोई ऐसा डूब नहीं सकता एकदम से, और वहाँ पे बहुत लोग होते भी हैं, ठीक है, क्योंकि इट हैड अ शैलो एंड डीप एंड विद अ ग्रेजुअल स्लोप। वो धीरे 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 ऐसा स्लोप बना होता है, एकदम से नहीं आप घुसते ही डूब जाओगे उसमें। तो ही प्रैक्टिस यूजिंग वाटर विंग्स, ठीक है, वो ऐसा वो ट्यूब व्यूब से फंसा के चारों तरफ, और वो उसमें स्विमिंग वगैरह करने लगा, विंग्स वगैरह लगा के। धीरे 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 उसका कॉन्फिडेंस भी आने लगा स्विमिंग में। फिर क्या होता है, सबसे बड़ा मिस एडवेंचर कैसे, एक दिन ही वॉज अलोन, अकेला था पूल में, कोई नहीं था, बाकियों के लिए वो वेट कर रहा था कब सभी लोग आए। उसी टाइम एक बहुत हट्टा कट्टा मस्कुलर 18 साल का एक लड़का आया, और वो चाहता था प्रैंक करना उसके साथ, मजे लेना चाहता था, और वो हमारे ऑथर डगलस को धकेल देता है पानी में कि भाई मैं तो बस मजे ले रहा था, और उसको तैरना नहीं आता था ऑथर को उस टाइम पे। डगलस हिट द वाटर, वेंट स्ट्रेट डाउन एंड पैनिक। अब वो पानी में गिरते ही पैनिक हो गया, और वो डूबता चला गया, डूबता चला गया, अंदर डूबने लगा। फिर उसके बाद क्या क्या होता है आप सोच ही सकते हो। वो जब डूबने लगता है तो वो प्लान बनाता है कैसे बाहर आऊं। व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम, देखो स्विमिंग पूल का एक बॉटम होता है जो फर्श होता है, तो जब वहां पे वो पहुंचा, वो सोचता है कि जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो वापस से मैं जंप लगा के ऊपर आने की कोशिश करूंगा, किसी तरीके से मैं तैरता हुआ आ जाऊंगा और किनारे तक पहुंचूंगा। हाउएवर हिज अटेम्प्ट फेल्ड, वो जो अटेम्प्ट उसने किया था वो फेल हो गया, ठीक है, ये प्लान नहीं काम किया। एंड ही वेंट अंडर अगेन एंड अगेन, बार बार वो अंदर ही डूबता जा रहा था, ऊपर नहीं आ पा रहा था। टेरर ग्रिप्ड हिम, बहुत ज्यादा वो डर गया। हिज लंग्स एक्ड, यानी कि जो उसके लंग्स थे उनमें बहुत दर्द हो रहा था, पानी भरता जा रहा था। एंड हिज बॉडी बिकेम पैरालाइज्ड, भाई इतना खतरनाक सा एक्सपीरियंस है। ऐसा तो कभी नींद वींद में सपना आता है ना, तो आपने देखा होगा बॉडी पैरालाइज हो जाती है, हमारे पीछे कोई भाग रहा है पर हम भाग नहीं पाते, वही वाला सीन हो गया इसके साथ, कि हम अंदर हैं पानी में, हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं पा रहा। He felt himself drowning, उसको लग रहा था मैं डूब जाऊंगा। Experiencing a blackout, एकदम उसे लग रहा सब कुछ blackout हो चुका है। And a peaceful sleepy sensation before he lost consciousness, यानी कि उसको लगता है जब उसको बेहोश होने से पहले कि बस मुझे एकदम से नींद सी आ रही है या मेरे से कुछ किया नहीं जा रहा, वो बेहोशी की हालत में आने लगता है। और अब इसके बाद क्या होता है, द आफ्टरमैथ, द इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्ड, ही वाज लाइंग बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसको एक ही चीज याद थी कि भाई मैं पूल के किनारे पर था, उल्टियां निकाल रहा था। द बुली हु थ्रू हिम इन कैजुअली डिसमिस्ड इट एज अ जोक, जिस बुली ने, यानी कि जो बंदा उससे मजे ले रहा था, तंग कर रहा था, जिसने उसको धक्का दिया था, वो कहता मैंने तो मजाक में किया था। सो दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, भाई बहुत बुरा होता है किसी के साथ आप अगर ऐसा करोगे, उसके लिए वो
लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन सकता है कि वो पानी से ही डर जाएगा। और जो सिंपल सी एक्टिविटीज होती है, रिवर की तरफ जाना, फिशिंग करना, अब उसको पानी देख के ही डर लगने लगा था, वो मछलियों को भी देख के डर जाता था। तो इस फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर था, वो बहुत ज्यादा कई सालों तक रहा। इससे क्या होता है कि वो ना तो बोटिंग कर पाता था, अब ना वो फिशिंग करने जाता था, ना ही वो स्विमिंग, स्विमिंग तो भूल ही जाओ भाई, ऐसा किसी के साथ हो तो वो पानी में ही नहीं घुसेगा कभी। फिर उसके बाद ये जो उसका डर था ना, अब वो चाहता था इस डर को खत्म करूं, पानी के डर को। द जर्नी टू कॉन्क्योर वाटर। फाइनली कुछ सालों के बाद डर डर के उसने डिसाइड किया कि अब मैं इस डर को फेस करूंगा, डर का सामना करूंगा। उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया, जो ट्रेनर होते हैं, जो सिखाते हैं, हु ट्रेन्ड हिमसेल्फ हु ट्रेन्ड हिम फॉर 5 days a week, जो हफ्ते में 5 दिन उसकी क्लासेस लेता था और डेली का 1 घंटा वो उसको सिखाता था। और जो वो पूरी ट्रेनिंग होती थी उसमें क्या क्या करवाता था वो देखिए। सबसे पहले यूजिंग अ बेल्ट एंड रोप सिस्टम टू मूव अक्रॉस द पूल। एक रोप चारों तरफ लगा के एक बेल्ट से वो उसके कंट्रोल में रहती थी कि ताकि वो डूबे ना, जो ऑथर है। लर्निंग टू ब्रीथ प्रॉपरली वाइल स्विमिंग, उसको सिखाया जाता था स्विमिंग करते समय आपको अपनी सांस कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है। लेग किकिंग एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव मूवमेंट, पानी में जब आप तैरोगे तो आपके पैर भी चलने चाहिए, वो एक्सरसाइज करवाई जाती थी। ग्रेजुअली कंबाइनिंग ऑल स्विमिंग टेक्निक्स इनटू वन फ्लड मूवमेंट, अब ये जो अलग अलग करके सीखा है, अब ये सब एक साथ करना है, पैर भी चलने हैं, सांस भी लेनी है। और कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद जो डगलस है, अब वो अच्छे से स्विमिंग करने लगा अकेला, यानी कि पूल के अंदर, अभी बाहर नहीं गया वो कहीं स्विमिंग करने, छोटे छोटे मतलब वो स्टेप्स ले रहा था, अभी पूल के अंदर ही वो सीखना मतलब उसने स्टार्ट किया था। अब वो अपना टेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं वाकई में मेरे अंदर से ये डर खत्म कर चुका हूं। तो वो कंफर्म करने के लिए स्वयं 2 miles अक्रॉस लेक वेंटवर्थ, यानी कि न्यू हैम्पशायर के अंदर एक लेक है जिसका नाम है लेक वेंटवर्थ, वहां पे वो 2 miles तक स्विमिंग करता है। स्वयं अलोन इन वॉर्म लेक, जो कि वॉशिंगटन में है, यहाँ पर भी वो अकेला था, ठीक है। डीप इन द माउंटेन्स, बिल्कुल अकेला एरिया है पहाड़ों वाला, वहां पर ये लेक है, उधर ये तैरता है। तो व्हेन द फियर ट्राइड टू रिटर्न ही लाफ्ड एट इट एंड केप्ट गोइंग, यानी कि उसको अब लगता था मैं डरने वाला हूं तो वो हंसता था कि भाई अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं सीख चुका हूं। फाइनली उसने अपने डर के ऊपर जो है जीत पा ली और उसको कोई दिक्कत अब नहीं थी, अब वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि अब पानी से मैं नहीं डरता। द लार्ज मीनिंग द फिलोसफी ऑफ फियर एंड करेज, होता क्या है, डगलस रियलाइज करता है कि दैट फियर इटसेल्फ इज वर्स देन द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, यानी कि चीज इतनी खतरनाक नहीं होती जितना उसका डर खतरनाक होता है। सो वो एक अमेरिका के यहाँ पे प्रेसिडेंट हुए हैं रूजवेल्ट, उन्होंने ना एक लाइन बोली थी, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ और सिर्फ जो डर लगता है वो सिर्फ डर से ही डर लगता है, असलियत में जो चीज है वो इतनी डरावनी नहीं होती, उसका डर ही हमें मार देता है। तो हिज एक्सपीरियंस टॉट हिम द वैल्यू ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, इससे हमें पता चलता है अगर आप डिटरमाइंड हो, आप वो करेजियस हो, तो आप किसी भी डर के आगे जीत हासिल कर सकते हो। तो फियर कैन बी ओवरकम थ्रू प्रेजर्वेंस, पेशेंस एंड सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा होना चाहिए और आप प्रैक्टिस करो तो किसी भी तरीके का डर है उसको आप ओवरकम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगला चैप्टर है यहाँ पे हमारा द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, जिसमें हम चूहे फंसाते हैं। तो ये चूहा कौन है और इसमें कौन सी लालच है जिससे वो चूहा फंसेगा, इसमें कोई चूहे की स्टोरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ट्रैप जो है ये हम इंसानों के लिए है कि हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी लालची सी होती हैं, मतलब हमें लालच देती हैं कि मैं ये भी ले लूं, मैं कार ले लूं, मैं ये मोबाइल ले लूं, मैं ये कपड़े ले लूं, या फिर मुझे इतने पैसे मिल जाएं। तो ये दुनिया भर की मटीरियलिस्टिक जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, इसको आप कहते हो बेट्स, यानी कि जो आपको फंसाने के लिए, जैसे हम चूहे को फंसाते हैं ना, रोटी फंसा के ब्रेड लगा के कि चूहा फंस जाएगा, तो हम भी अपने इसी रेट ट्रैप में फंसते हैं अपनी लालच की वजह से। द रेट ट्रैप इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट अ पुअर पैडलर। पैडलर कौन होता है, जो इधर से उधर घूमता रहता है, सामान बेचता है वो, ठीक है। रेट ट्रैप सेलर था, लेकिन उसका धंधा ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज लाइक अ जायंट रेट ट्रैप, वो मानता था मैं तो छोटे मोटे रेट ट्रैप बेच रहा हूं ना, ये दुनिया बहुत बड़ा रेट ट्रैप है जहां हर कोई, हर दूसरा बंदा फंसता है,
कुछ लालच में आकर, अपने कंफर्ट जोन में रहकर। हाउएवर थ्रू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस ही ट्रांसफॉर्म इनटू अ बेटर पर्सन। एक लाइफ में उसके चेंज आता है जहां वो ये सब काम, वो बुरे काम भी करता था, पता है, वो कभी कभी चोरी चकारी भी कर लेता था लालच के चक्कर में, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो ये सारे काम, जो गलत काम है, छोड़ देता है और सुधर जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। द पेडलर एंड हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ। सो ये जो स्टोरी है वो है एक बेघर आदमी की जो होमलेस है, और एक वो गरीब आदमी जो कि अपना गुजारा करता है चूहेदानी बेचकर, और बट ऑल्सो रिजोर्ट्स टू पिटी थीफ्ट। यानी कि पिटी थीफ्ट का मतलब होता है छोटी मोटी चोरियां करता है वो। ही थिंक्स द वर्ल्ड इज लाइक अ बिग रैट ट्रैप। उसके लिए ये दुनिया बहुत बड़ा पिंजरा है, ठीक है। ऑफरिंग वेल्थ एंड जॉय एज बेट। यहाँ आप अपने कंफर्ट, पैसे के लिए फंस जाते हो इनके जाल में, और लोग सिर्फ फिर स्ट्रगल करते हैं। ये enjoys थिंकिंग अबाउट हाउ पीपल गेट कॉट इन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं भाई, ठीक है, जैसे चूहा फंसता है वैसे ही हम फंसते हैं। तो दिस सिनिकल आउटलुक कम्स फ्रॉम हिज ओन हार्डशिप्स। ये सब उसने खुद फेस किया, उसके बाद उसने बताया कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है। तो अभी ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्रॉफ्टर के घर से। होता क्या है, एक शाम का टाइम था, ये जो पेडलर है हमारा, ये शेल्टर चाहता था क्योंकि कहीं पे पनाह चाहता था, इसका खुद का घर नहीं था। तो वो एक क्रॉफ्टर के घर पे जाता है जिसकी कुटिया सी थी, कॉटेज था, एक छोटा सा फार्म था। सो द क्रॉफ्टर, जो कि एक ओल्ड मैन था, वो अकेला वहां पे रहा करता था, बहुत काइंड बंदा था। उसको अच्छा लगा कि कोई उसके घर पे आया है, तो ही गिव्स द पेडलर फूड। वो उसको खाना देता है, टोबैको, ठीक है, वो जो तंबाकू होता है उसको वो भी ऑफर करता है, और वो दोनों मिलकर कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, जिसको जॉलिस कहा जाता है। स्पेलिंग है इसकी एम जॉलिस, ठीक है। वो जॉलिस करके गेम खेलते हैं कार्ड्स के साथ में। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़े, द क्रॉफ्टर टेल्स हिम दैट ही अर्न्स मनी फ्रॉम हिज काउज मिल्क। वो कहता है मैं गाय का दूध बेचकर पैसा कमाता हूँ, मेरी गाय है। एंड वो अपने 30 क्रोनर उसको दिखाता है, जो कि स्वेडिश करेंसी है। हमारी रुपीज होती है, अमेरिका का डॉलर होता है, तो जो स्वेडिश करेंसी होती है उसको क्रोनर कहा जाता है। तो वो नोट दिखाता है उसको। अगली ही मॉर्निंग आफ्टर लीविंग द पेडलर, ठीक है, जब वो अगले मॉर्निंग जब वो चला जाता है, द पेडलर रिटर्न्स, ब्रेक्स अ विंडो, स्टील्स द क्रॉफ्टर्स मनी एंड एस्केप। अब जब वो अगला सुबह होती है, क्रॉफ्टर तो चला जाता है अपने काम से, वो पेडलर उसके घर में घुसता है, शीशा तोड़ के, और उसके वो पैसे चुरा कर ले जाता है जो रात में वो उसको चमका रहा था। कह रहे भाई मैं, मेरे सामने होशियारी कर रहा है, मैं उठा लूंगा अगले दिन। लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, द पेडलर फॉल्स इन इट्स ओन रेड ट्रैप, या हिज ओन रेड ट्रैप। तो जब वो चोरी करता है, अब उसको भाई भागना तो पड़ेगा ना वहां से, चोरी कर ली, अब निकलना है, किसी तरीके से कटना है वहां से, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि मैं जंगल की तरफ चला जाता हूँ। हाउएवर द फॉरेस्ट इज ह्यूज, बहुत बड़ा जंगल था, कंफ्यूजिंग था, एक बार ही गए तो भटक जाओगे। ही वॉक्स इन सर्कल्स, वो घूमते 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 बार बार एक ही स्पॉट पे आ जाता था। और उसके बाद वो चाहता है कि, अब उसको समझ में आता है कि वो ट्रैप्ड है, अब वो फंस चुका है, होपलेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर वो वहाँ पे बैठता है, सोचता है कि मैं यहीं मर जाऊंगा भाई, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है अब इसके आगे, मैं फंस गया हूँ। अराइवल एट द आयरन मिल, मिस्टेकन आइडेंटिटी। सडनली उसको आवाज़ आती है हैमरिंग की, यानी कि जो हथौड़ा लेके ठक 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 ऐसे आवाज़ आती है ना हथौड़े की, उसको लगता है ये कहाँ से आ रही है। तो वो राम्स जो आयरन वर्क मिल थी जहाँ पे वो पहुँचता है, वहाँ पे आयरन वर्क होता था, तो वो शेल्टर के लिए उधर जाता है। जो वहाँ पे लोहार था वो उसको अलाउ करता है, ठीक है भाई रह ले, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा गर्मी भी है तो तेरे को ठंड नहीं लगेगी। द ओनर ऑफ द मिल, द आयरन मास्टर। अब वो जो जो मिल है पूरी, उसका जो ओनर है वो है आयरन मास्टर। मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड आर्मी कॉमरेड। वो उसको देखकर उसे लगता है कि मेरा कोई पुराना आर्मी का साथी है ये, जिसका नाम था कैप्टन वॉन्सटेल। तो वो कहता है अरे तुम तो वही हो ना जो मेरे साथ आर्मी में मेरे साथी कॉमरेड थे। अब यार ये तो रेड ट्रैप सेलर है, तो चोर है, अब ये कैसे बोलेगा, सच्चाई भी नहीं बोल सकता कि मैं चोर हूँ, इसको तो इस टाइम पे शेल्टर चाहिए, तो ये झूठ बोल देता है, हाँ मैं वही हूँ जो आपने मुझे समझा था। तो भाई अब देखो क्या होता है। द पेडलर डजंट करेक्ट हिम, थिंकिंग ही माइट गेट सम मनी। वो कहता है भाई अगर झूठ बोलूंगा तो कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा। तो द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम होम। वो कहता है चलो, आयरन मास्टर उसको कहता है मेरे घर चलो, बट द पेडलर रिफ्यूजेस फियरिंग ऑफ अरेस्ट। क्योंकि भाई वो कहता है ये घर ले गया
और अगर इसको पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है, ये तो यार मुझे अरेस्ट करवा देगा, मतलब 400 BC में, कि मैं तो किसी और बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। एडला विल मेंशन काइंडनेस अ टर्निंग पॉइंट। एडला कौन है? आयरन मास्टर की बेटी है। अब वो वहां पहुंचती है। द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मनसन अराइव्स एट द मिल। उस मिल में, अपने पापा की मिल में वो पहुंचती है। अनलाइक हर फादर, क्योंकि पापा बहुत गुस्सेल थे, उसकी बेटी बहुत जेंटल है, पोलाइट है और काइंड है। सो शी कन्विंसेस द पेडलर। वो कहती है प्लीज आप चलिए हमारे घर पे, क्रिसमस का टाइम है, आप आइए, और मैं कहती हूं कि आप जब मन करे चले जाना, बट आप अकेले हो, क्रिसमस का टाइम है, आओ। वो इतना जेन्युइन काइंडनेस और ये सब ये देख के वो एक्सेप्ट कर लेता है जो पेडलर है इनविटेशन को, और वो बहुत गिल्टी भी फील कर रहा होता है कि यार मैंने पैसा भी चुरा रखा है, मैं गंदा बंदा हूँ, लेकिन ये मेरे को लड़की की बात माननी पड़ेगी। द पेडलर्स ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड। अब यहाँ पे पेडलर की रियल जो आइडेंटिटी है वो रिवील होती है एट द आयरन मास्टर्स हाउस। जब वो घर जाते हैं, द पेडलर इज गिवन अ बाथ, उसको नहलाया जाता है, उसको साफ कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको गुड फूड, खाना अच्छा दिया जाता है। दिन दिहाड़े जब उस पे नजर पड़ती है आयरन मास्टर की, तो वो रियलाइज करता है कि भाई ये तो वो है ही नहीं जो मेरा कॉमरेड बंदा था, ये तो वो कैप्टन तो है नहीं, ये तो कोई और ही है। तो वो इतना ज्यादा एंग्री हो जाता है, इतना ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है कि वो उसको धमकाने लगता है कि मैं इसी टाइम पे पुलिस को बुलाऊंगा, तू अभी यहीं पे रुक, तूने झूठ कैसे बोला। ठीक है, अब वो गुस्से में आ गया क्योंकि झूठ पकड़ा गया। लेकिन जो पेडलर है वो खुद को डिफेंड करता है। यहाँ पे वो क्या कहता है कि देखो भाई, द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप वेयर पीपल फॉल इनटू मटेरियलिस्टिक ट्रैप्स। ये दुनिया लालच में फंस जाती है, तो मैंने भी लालच करी कि मैं शायद आपके घर जाऊंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं फंस गया, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई। इफ द आयरन मास्टर सेंड्स हिम टू जेल, ही माइट वन डे फॉल इनटू अ ट्रैप टू। अगर वहीं से आयरन मास्टर उसको जेल भेज देता है तो भी वो पिंजरे में फंस गया लालच की वजह से। समझ आ रहा है अब रेड ट्रैप का मीनिंग? द आयरन मास्टर लाफ एंड लेट हिम गो। आयरन मास्टर हंसता है और कहता है भाई तू निकल जा, बट एडला इंसिस्ट दैट ही शुड स्टे फॉर क्रिसमस। यानी कि उसकी बेटी एडला इतनी प्यारी है, वो कहती है पापा नहीं, ऐसे इनको मत बोलो, क्रिसमस तक उनको यहाँ पे रह लेने दो। द पेडलर्स ट्रांसफॉर्मेशन, द पावर ऑफ काइंडनेस। होता क्या है, द पेडलर स्पेंड्स अ पीसफुल क्रिसमस ईव एट द आयरन मास्टर हाउस। वो उसको उस दिन नहीं भगाते, क्रिसमस का टाइम था तो वो क्रिसमस ईव वहीं पे रहता है, स्पेंड करता है। ही इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अच्छे से उसको वहां रखा जाता है। अगली मॉर्निंग वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। ठीक है, कुछ भी वो चुराता नहीं है वहां पे। अब वो सुधर गया। ठीक है, वो कहता है भाई अब आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। और वो एक क्रिसमस गिफ्ट दे के जाता है। क्या? एडला जब वापस आती है अपने घर पे, वो बाहर गई हुई थी, वो देखती है एक स्मॉल पैकेज था वहां पे, कुछ पैक करा हुआ रखा था जो पेडलर ने वहां पे रखा था पैक करके। उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला, और उसके अंदर 30 क्रोनर जो वो पैसे चुराए थे उसने क्रॉफ्टर के, वो पड़े थे। रिटर्न फॉर द क्रॉफ्टर, वो कहता है क्रॉफ्टर को वापस दे देना। और एक लेटर लिखा था उसने एडला को कि तेरी वजह से ही, तेरी काइंडनेस की वजह से ही आज मैं चेंज हो रहा हूँ। और पेडलर जो है वो खुद को लेटर के नीचे साइन करते हुए लिखता है कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, वो ये शो करता है कि दैट ही नाउ सीज हिमसेल्फ एज अ रिफॉर्म्ड एंड ऑनरेबल मैन। वो कहता है अब मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी नहीं रखना चाहता, मैं बदल चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से अगला जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिगो। तो इंडिगो चैप्टर यहाँ पे पूरा का पूरा महात्मा गांधी जी के ऊपर है। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता भाई, पैसे हैं और उनमें आप देखोगे गांधी जी हैं तो आपने उनके बारे में सुना ही होगा। तो भाई इंडिगो में बताया जाता है गांधी जी कैसे जो किसान लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनकी मदद किया करते थे। ठीक है, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुइस फिशर। लुइस फिशर ने महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में जो लिखा था उसी में से एक छोटी सी कहानी जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है इंडिगो चैप्टर के रूप में। द चैप्टर डिस्क्राइब गांधीज स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। जो फार्मर लोग होते थे उनके राइट्स के लिए गांधी जी ने जो स्ट्रगल किया वो बताया गया है।
चंपारण बिहार में वो लोग रहा करते थे। 1917 की बात है जब ये स्ट्रगल चल रहा था। तो इसमें बताया जाता है कि उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से और उनके बिलीफ जो था उनका नॉन वायलेंस की, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, हम कोई बात नहीं मानेंगे गवर्नमेंट की, विच लेटर बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इस तरीके से इन्होंने जब शुरुआत करी, और एक टाइम पे ऐसा भी आया कि इंडिया आज़ाद हुआ, इन्हीं छोटे छोटे मूवमेंट से बड़े बड़े मूवमेंट्स निकले, ठीक है। तो द मीटिंग विद राजकुमार शुक्ला, द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट। तो जो चंपारण की जो पूरी स्टोरी है ये शुरू होती है दिसंबर 1916 से, जब गांधी जी कांग्रेस का एक सेशन अटेंड कर रहे थे लखनऊ में। तो वहीं पे एक गरीब, पुअर, इलिटरेट शेयर क्रॉपर कौन होता है? तो कि एक खेत को ऐसा बटाईदार, यानी कि खेत को ऐसा, और उसके बहुत सारे लोगों का शेयर होता है उसमें जब क्रॉप होती हैं। वो बहुत अनपढ़ सा था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी के पास आता है हेल्प लेने, कंप्लेनिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण बिहार। वो कहता है जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है बिहार के अंदर। शुक्ला परसिस्टेंटली फॉलोड गांधी एवरीवेयर, ठीक है, परसिस्टेंटली फॉलोड गांधी एवरीवेयर का मतलब है वो गांधी जी जहां जहां जाते वो उनके पीछे पीछे रहता, प्रूविंग हिज डिटर्मिनेशन। फाइनली गांधी एग्रीड टू विजिट चंपारण। गांधी जी कहते हैं ठीक है मैं चंपारण आऊंगा, देखूंगा, और उसने बोला कि भाई आस्क शुक्ला टू मीट हिम इन कैलकाता, कि भाई कलकत्ता आऊंगा ना, वहां पे मुझे एक बार दोबारा मिलना। द जर्नी टू चंपारण। तो अप्रैल 1917 की बात है, गांधी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन टू पटना। सबसे पहले वो ट्रेन में बैठते हैं, पटना जाते हैं। वहां पे उनको राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे जाना था, जो कि बाद में आगे चलकर भारत के प्रेसिडेंट भी बने थे, आपको याद होगा। तो द सर्वेंट्स मिस्टूक गांधी फॉर अ पुअर पीजेंट। जो वहां पे उनके घर के नौकर चाकर थे राजेंद्र प्रसाद जी के, वो गांधी जी का हुलिया देखकर समझते हैं ये तो कोई किसान होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तुझे पानी नहीं देंगे भाई, फियरिंग ही वॉज एन अनटचेबल। और उनको लगता था कि वो अनटचेबल भी है, उस टाइम पे ना ऐसा बहुत अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो वो गांधी जी को समझते हैं ये कोई लोअर कास्ट का है, इसको टच नहीं करना। तो गांधी देन डिसाइडेड टू फर्स्ट विजिट मुजफ्फरपुर टू गैदर मोर डिटेल्स। तो वो गांधी जी कहते हैं चल भाई मैं मुजफ्फरपुर चला जाता हूँ और डिटेल लेके आता हूँ। गांधीज अराइवल इन मुजफ्फरपुर, ये भी आपका बिहार में ही है। तो गांधी सेंड अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी बिफोर अराइविंग। मुजफ्फरपुर में आने से पहले वो प्रोफेसर जेबी कृपलानी जी को एक टेलीग्राम से मैसेज भेजते हैं। टेलीग्राम वो नहीं है जो हमारा ऐप है, टेलीग्राम उस टाइम पे चलता था, ठीक है, मैसेज पहुंचाते थे। तो एट मिडनाइट ऑन अप्रैल 15, 1917 कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स वेलकम गांधी एट द रेलवे स्टेशन। तो कृपलानी जी और उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे वो गांधी जी का वेलकम करते हैं स्टेशन पर। सो गांधी जी वहीं पे स्टे करते हैं कृपलानी जी के वहाँ पे, सॉरी, गांधी स्टेड एट प्रोफेसर मलकानी's हाउस, ठीक है, मलकानी जी के घर पे वो स्टे करते हैं। अ बोल्ड मूव बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फियर्ड हेल्पिंग फ्रीडम फाइटर्स। क्योंकि जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे ना, वो कभी भी फ्रीडम फाइटर्स को अपने घर पे नहीं रखते थे, क्या पता कब उनकी नौकरी चली जाए, ठीक है। तो इस वजह से उनको वहां पे रहना पड़ा, क्योंकि वो भी फ्रीडम फाइटर ही है ना गांधी जी। लॉयर इन मुजफ्फरपुर मेट गांधी एंड टोल्ड हिम अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स। वहीं पे कुछ ऐसे लॉयर्स वगैरह लोग आते हैं, जो जितने भी वकील थे वहाँ के, वो बताते हैं कंडीशन कि यहाँ के शेयर क्रॉपर्स की क्या हालत है, किसानों की। गांधी क्रिटिसाइज द लॉयर्स फॉर टेकिंग हाई फीस फ्रॉम पुअर फार्मर्स। गांधी जी कहते हैं कि भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं और तुम इनसे इतनी ज्यादा हाई फीस लेते हो। और वो कहते हैं गोइंग टू कोर्ट इज यूजलेस, द रियल रिलीफ इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। वो कहते हैं कोर्ट जाके कोई फायदा नहीं है, हमें ये जो डर है ये इससे आजादी चाहिए, ये डर नहीं होना चाहिए हमारे मन में, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। होता क्या है, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, कि वो इंडिगो, ठीक है, यानी कि जो नील होता है, नील की खेती करो ऑन 50% ऑफ देयर लैंड। यानी कि पूरी जमीन जो होगी उसमें से 15% जो लैंड होगा वहां इंडिगो कंपलसरी है, उगाना है, वो उगाकर हमें दोगे एज रेंट। हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप वो क्रॉप उगाओ और वो क्रॉप हमें दो। लेटर बाद में क्या हुआ, जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो मेकिंग नेचुरल इंडिगो वर्थलेस। यानी कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा।
तो लैंडलॉर्ड्स ने क्या करा, फोर्स करा किसानों को टू साइन अ न्यू एग्रीमेंट, क्योंकि अब वो इंडिगो वाला जो एज अ रेंट वो देते थे वो सिस्टम खत्म हो गया, अब उनको उनकी इंडिगो नहीं चाहिए इंडियन लोगों की। तो ऐसे में अब उनको कोई लूटने का दूसरा तरीका चाहिए था, तो उन्होंने नए एग्रीमेंट्स बनवाए, अंग्रेजों ने साइन करवाया, और उन्होंने क्या बोला, डिमांडिंग कंपनसेशन टू बी रिलीज फ्रॉम ग्रोइंग इंडिगो। अगर आप चाहते हो कि हम नील ना उगाएं तो इस पे साइन करो, और कंपनसेशन कुछ पैसा है आपको देना पड़ेगा। लेटर जो फार्मर्स हैं रियलाइज दे वर चीटेड, उनको समझ आ गया इन अंग्रेजों ने हमको चीट किया है, हमें भैया मूर्ख बनाया, तो डिमांडेड रिफंड। अब जो पैसा उनका गया है वो चाहते हैं कि इनको रिफंड मिले, लेकिन इससे हमेशा जब जब वो रिफंड लेने जाते तो उनको सिर्फ झगड़ा होता वहां पे और उनको भगा दिया जाता। तो गांधी जी से मिलने का पर्पस ही यही था कि आप चलो हमारा रिफंड दिलवा के दो, जो इन्होंने हमसे बहला फुसवा कर एग्रीमेंट पर जो साइन करवाया है ये रिफंड हमें वापस चाहिए। गांधी फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन इन चंपारण, गांधी जी आते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से मिलते हैं, एसोसिएशन जो है उनकी, बट दे रिफ्यूज टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन, पर वो गांधी जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। फिर उसके बाद वो ब्रिटिश कमिश्नर जो थे तिरहुत डिवीजन के, उनसे मिलने जाते हैं, वो तो उनको धमका देते हैं कि भाई तू चंपारण से ही चला जा, अगर तेरे को तो इन्फॉर्मेशन तो छोड़, तेरे को हम कह रहे हैं तू चला जा यहाँ से। गांधी जी कहते हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। फिर वो मोतिहारी पहुंचते हैं जो चंपारण की कैपिटल थी उस टाइम पे। तो वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो वहां वो सभी किसानों से मिलने का टाइम आता है, गांधी जी लेकिन वहां पे अरेस्ट हो जाते हैं। A report came that a peasant was beaten in nearby village. Gandhi tried to visit him. एक रिपोर्ट उनको पता चली कि किसी किसान को मारा पीटा गया है, ठीक है, पास के गांव में। गांधी जी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। जब वो रास्ते में थे उनको पुलिस रोक लेती है और कहती है कि चंपारण छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अगले ही दिन उनको कोर्ट में बुला लिया जाता है कि चलो भाई कोर्ट में आ जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हजारों फार्मर्स पीजेंट्स बाहर खड़े थे कोर्ट के, और वो सपोर्ट दिखा रहे थे अपना गांधी जी को कि गांधी जी हम आपके साथ में खड़े हैं, आप डरो मत। और इतनी क्राउड देखकर द ब्रिटिश अथॉरिटीज फेल्ट पावरलेस, उनको लगा यार गांधी जी में इतनी पावर है कि ये सारे के सारे लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं आगे। सो गांधी हेल्प्ड कंट्रोल द क्राउड पीसफुली। गांधी जी ने बोला कि देखो शांति से रहना, दंगे फसाद मत करना, एंड प्रूविंग नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैन चैलेंज ब्रिटिश रूल। वो कहते हैं कि ऐसे ही बस अपना प्रेशर बनाए रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम इन पे प्रेशर बना रहे हैं। विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस केस अगेंस्ट गांधी ड्रॉप्ड, जो गांधी जी पे केस हुआ था वो खत्म हो गया। कोर्ट में जब वो गए तो गांधी प्लेडेड गिल्टी सेइंग ही रिस्पेक्टेड द लॉ। वो कहते हैं कि भाई देखो मैंने लॉ की पूरी यहाँ पे रिस्पेक्ट करी है, रिस्पेक्टेड द लॉ, बट हैड अ मोरल ड्यूटी टू हेल्प पीजेंट। बट देखो मेरा भी एक वो बनता है कि मैं ये पीजेंट्स की मदद करता। ही वॉज फाइटिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, यानी कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ पे आया था। उनके साथ आप बहुत बुरा कर रहे हो, आप उनको बहला फुसला कर उनके पैसे लेके बैठे हो, उनको रिफंड भी नहीं दे रहे हो। सो जो मजिस्ट्रेट था वो गांधी जी को छोड़ देता है, ठीक है, बिना किसी बेल पे, और कहता है कि भाई देखो अभी थोड़ा सा मैं जजमेंट रोक देता हूँ, अभी आप बाहर चले जाओ, आपको मैं बेल दे देता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर्स, वहाँ पे कुछ वकील थे इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद एंड मौलाना मजहरुल हक, वो गांधी जी के साथ आ जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग साथ थे भाई गांधी जी के। When asked what they would do if गांधी was jailed, कि भाई गांधी को अगर जेल हो गई तो क्या होगा, तो दे फर्स्ट हेजिटेटेड, पहले तो वो हेजिटेट करते हैं, बट बाद में वो कहते हैं कि भाई हम भी गांधी जी को जेल में फॉलो करेंगे, हम भी जेल चले जाएंगे। तो दिस डिसीजन मार्क द विक्ट्री ऑफ द चंपारण मूवमेंट। यहाँ से ही जो आप समझो कि सभी में एकता हो गई, तो वहीं से अपनी विक्ट्री पक्का है। तो कुछ ही दिन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी। गांधी जी पे जो केस था वो रुकवा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। गांधीज इंक्वायरी एंड द ब्रिटिश सरेंडर, होता क्या है, अपने सभी वकीलों के साथ गांधी जी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स फ्रॉम 10,000 फार्मर्स अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन। वो भाई लिटरली 10,000 फार्मर्स से जाके मिलते हैं कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तो सब बताते हैं कि हम सभी एक्सप्लॉइटेड हैं यहाँ पे। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्रीड टू सेट अप एन ऑफिशियल कमीशन। फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम एक आयोग बनाएंगे,
ठीक है, जो जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है, ये भाई बेला फुसला रहे हैं, खुद ही तो इन्होंने किया है सब कुछ। गांधी वॉज द ओनली इंडियन मेंबर ऑफ दिस कमीशन, और उस कमीशन में गांधी जी भी मेंबर थे। तो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फाइनली एग्रीड टू कंपनसेट द फार्मर्स। अब उनको समझ आ गया गलती तो भाई अंग्रेजों की थी। वो कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, फार्मर्स को जो कंपनसेट जो करना है, जो पैसा वापस देना है वो हम करेंगे, ठीक है। अब सेटलमेंट की बारी आती है कि कितना पैसा वो वापस देंगे। सो लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड गांधी हाउ मच कंपनसेशन ही वांटेड। वो कहते हैं गांधी जी आप बताइए कितना आपको पैसा वापस चाहिए। तो गांधी सरप्राइज देम बाय डिमांडिंग ओनली 50% ऑफ द मनी। वो कहते हैं गांधी जी देखो मेरे को 50% वापस दे दो बस, आप, हम पूरा नहीं मांगते। लैंडलॉर्ड जो है नेगोशिएशन करते हैं और कहते हैं हम 25% ही दे पाएंगे आपको। और गांधी जी कहते हैं ओके डन इमीडिएटली, कोई बहस नहीं करते। वो कहते हैं 25%, ओके हम 25 पे एग्री हैं। ये डिसीजन क्यों लिया आप सोच सकते हो, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। गांधी जी को अंग्रेजों को झुकाना था, उन्होंने झुका दिया। चाहे 25% पे ही झुकाया हो, अपना पैसा तो वापस ले लिया ना, यही तो अपना मेन मकसद था। तो बस वो सरेंडर कर दिया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद ये मामला खत्म हो जाता है। अब वहां एरिया में क्या था ना, सोशल रिफॉर्म करने का उनका मन था कि सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस लाऊं। तो जब ये बैटल वो जीत गए चंपारण की, गांधी जी ने सोशल इश्यूज के ऊपर ध्यान दिया। वो चंपारण में 7 महीनों तक रहे और अलग अलग जगहों पर वहां पर जाते रहे बार बार, और उन्होंने वहां पे हेल्थ, एजुकेशन और हाइजीन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, वहां पे वो चाहते थे कि बदलाव आए। 6 प्राइमरी स्कूल खोले चंपारण में, जहां उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और कुछ वॉलंटियर्स थे जो वहां पे साफ सफाई के बारे में भी सिखाया करते थे, ठीक है, क्लीनलीनेस वगैरह के बारे में। एक डॉक्टर भी वहां पे बुलाया गया जो वहां लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देता था, और 3 मेडिसिन का यूज करता था वो, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, तो ये 3 तरीके की दवाइयां जो बहुत बेसिक होती हैं वो गांधी जी ने वहां पे अवेलेबल करवा दी। अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधीज रिफ्यूजल टू यूज ब्रिटिश हेल्प। हुआ क्या इस टाइम पर, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट केम टू विजिट गांधी। एक अंग्रेज बंदा जो एंड्रयूज जिनका नाम है पूरा, वो गांधी जी के पास आता है। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स वांटेड एंड्रयूज टू स्टे एंड सपोर्ट देम सिंस ही वाज ब्रिटिश। गांधी जी के जितने वकील दोस्त थे वो गांधी जी को कहते थे कि भाई देखो ये अंग्रेज है, इसको अपने साथ रखते हैं, ये हमारी मदद करेगा। पर गांधी कहते हैं नहीं, हम अंग्रेजों की मदद क्यों लें, दिस इज आवर बैटल, ये हमारी लड़ाई है, हमें लड़नी है। वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन इंग्लिश मैन टू विन इट। हम किसी अंग्रेज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और इससे हमें पता चलता है कि सेल्फ रिलायंस कितनी इंपॉर्टेंट है। आप किसी और पे रिलाई मत करो, अपने आप पे भरोसा रखो, सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर वो भरोसा होगा तो ये हमारी लड़ाई हम खुद जीत जाएंगे, किसी की जरूरत है ही नहीं। चंपारण अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब ये चंपारण एपिसोड को माना जाता है कि यहाँ से गांधी जी और ज्यादा चमक गए, इसके बाद वो और बड़े बड़े मूवमेंट्स करने लगे क्योंकि वो जीत गए थे। तो गांधी सेड दैट व्हाट आई डिड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बहुत छोटी सी चीज है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। गांधी जी कहते हैं मेरे देश में ये अंग्रेज मुझको ऑर्डर नहीं दे सकते, जैसा मेरा मन करेगा वो होगा। सो दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। भारत में आकर पहली बारी उन्होंने ऐसा कुछ किया था जहां सरकार के अगेंस्ट जाके उन्होंने कुछ किया हो, जिसको सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि असली आज़ादी तो वही है जब लोग जो हैं डर से आगे बढ़े। आप किसी से डरो मत, ठीक है, आप अपने राइट्स के ऊपर बात करो, आप किसी से डरो ही मत, सबसे मेन चीज़ है। तो चंपारण एपिसोड जो है वो गांधी जी के आगे जो फ्यूचर के जो स्ट्रगल्स थे उसका एक फाउंडेशन बना, यहीं से गांधी जी उभरे। ठीक है, एमरजेंस हुआ, गांधी एज अ नेशनल लीडर। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर था हमारा, जो कि अब यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इसकी इजी समरी मैं आपको करवाता हूँ अब। तो सबसे पहला जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखना, सबसे पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है। पोएट्स एंड पैनकेक इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम माई ईयर्स विद बॉस बाय अशोक मित्रन, अ तमिल राइटर। ये एक बुक थी माई ईयर्स विद बॉस, जो कि अशोक मित्रन ने लिखी थी, वहाँ से एक हिस्सा लिया गया है। तो द चैप्टर प्रोवाइड अ ह्यूमरस एंड सैटिरिकल अकाउंट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक स्टूडियो था जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियो। तो वहाँ की कहानी है, जेमिनी स्टूडियो के आसपास की ही पूरी स्टोरी रहेगी।
तो सबसे पहला टॉपिक है द मेकअप डिपार्टमेंट एट जेमिनी स्टूडियोज। जो मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियोज का, उसमें क्या होता है, यूज्ड ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, अ पॉपुलर मेकअप ब्रांड। तो एक पॉपुलर मेकअप ब्रांड था पैनकेक नाम से, ठीक है, उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो इट वॉज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग दैट वॉज वंस रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, ठीक है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का एरिया एक टाइम पे वो हुआ करता था, वो वाली बिल्डिंग में ये स्टूडियो आपका जो इसका मेकअप रूम है वो बना हुआ था। द डिपार्टमेंट वॉज हॉट एंड अनकंफर्टेबल। जो ये मेकअप डिपार्टमेंट था बहुत ज़्यादा हॉट था और अनकंफर्टेबल था, वहाँ पे आप ज़्यादा बैठ नहीं सकते। इनकैंडेसेंट लाइट्स, ठीक है, इनकैंडेसेंट लाइट्स मेकिंग द एक्टर्स सफ़र। लाइट्स वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, जो एक्टर्स हैं वो वहाँ पे सफ़र ही करते थे, उनको मज़ा नहीं आता था। आ स्ट्रिक्ट हायरार्की एग्जिस्टेड। अब जो वो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक हायरार्की थी, अलग अलग पोस्ट हुआ करते थे। सबसे पहले था चीफ मेकअप मैन, वो क्या करता था, मेकअप करता था लीड एक्टर्स का। फिर आता है सीनियर असिस्टेंट, ये मेकअप करता था सेकंड हीरोज का, जो लीड एक्टर के बाद वाले होते हैं। फिर आता है जूनियर असिस्टेंट, ये क्या करता था, हैंडल द कॉमेडियंस, कॉमेडियंस को हैंडल करता था। फिर आता है ऑफिस बॉय, ये क्या करता था, पेंटेड द फेसेस ऑफ द एक्स्ट्रास, यानी कि जो क्राउड एक्टर्स होते हैं उनको ये रेडी करता था। द फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस बॉय एंड हिज कंप्लेंट, फिर क्या है, एक ऑफिस बॉय है वहाँ पे जो कि अभी अपने 40s में है मोस्ट प्रोबेबली, और बॉय तो नहीं है वो, बट ही हैड जॉइंड होपिंग टू बिकम अ बिग एक्टर। वो यहाँ पे ज्वाइन करता है ये सोचकर कि वो एक दिन एक बड़ा एक्टर बनेगा या राइटर या डायरेक्टर बन जाएगा। इंस्टेड ही वॉज स्टक अप्लाइंग मेकअप टू एक्स्ट्रास, बस उसका एक ही काम था, सबको मेकअप लगाते रहना, और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। ही ब्लेम्ड ऑल हिज फेलियर्स ऑन सुब्बू, ये कहता है कि मैं आज जो भी ये कर रहा हूँ मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसका मेन रीज़न है सुब्बू। क्यों, बिलीविंग सुब्बू सक्सेस वॉज अनफेयर, वो कहता है सुब्बू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है जो कि अनफेयर है। अब हम बताते हैं आपको कि सुब्बू है कौन। कोट मंगलम सुब्बू, द नंबर 2 ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। सुब्बू वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन जेमिनी स्टूडियोज आफ्टर द बॉस, यानी कि बॉस के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर आता था तो वो सुब्बू था। वो एक ब्राह्मण था, विच माइट हैव गिवन हिम बेटर अपॉर्चुनिटीज, हो सकता है उस टाइम पे कास्टिज्म चलता हो तो ब्राह्मण्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी भाई, ठीक है। ही हैड मल्टीपल टैलेंट्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट थे। एक्सीलेंट फिल्म राइटर, ठीक है, एक तो वो फिल्म राइटर था, बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ लेके आता था। पोएट था, ठीक है, रोट इन सिंपल स्टाइल फॉर द मासेस, बहुत सिंपल पोएम लिखता था। एक्टर भी था, छोटे मोटे रोल प्ले कर लिया करता था, ठीक है, और लेकिन वो लीड एक्टर से भी अच्छा कभी कभी कर देता था। नॉवलिस्ट भी था, ठीक है, उसने थिलाना मोहनम्मल नाम से एक फेमस तमिल नॉवल भी लिखी। तो वो लॉयल भी था, क्रिएटिव भी था, काइंड भी था, बट हैड मैनी एनिमीज, उसके बहुत दुश्मन थे क्योंकि वो बॉस के बहुत क्लोज रहता था, बाकी लोग उससे चिढ़ते थे कि बॉस इसी के साथ इतना क्लोज क्यों रहते हैं। द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड द लीगल एडवाइजर, तो स्टूडियो का स्टोरी डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियोज का, हैड मैनी पोएट्स, उसमें बहुत पोएट हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बट डिड वेरी लिटिल वर्क, बहुत थोड़ा बहुत काम था वहाँ पे। वहाँ पे जो लीगल एडवाइजर्स होते थे उसमें लॉयर भी होते हैं, आयरनिकली कॉल्ड द अपोजिट ऑफ अ लीगल एडवाइजर। ये लीगल एडवाइजर जो होते थे वहाँ पे उनको लॉयर्स कहा जाता था। और वंस व्हेन अ टेम्परामेंटल एक्ट्रेस हैड एन आउटबर्स्ट, द लॉयर रिकॉर्डेड हर वॉइस एंड प्लेड इट बैक। शी वॉज अ शॉक, शी वॉज सो शॉक्ड दैट शी क्विट एक्टिंग फॉर एवर। तो वहाँ के जो वो लीगल एडवाइजर्स थे, जो लॉयर्स थे, वो इतना ज़्यादा तेज थे कि एक बारी एक एक्ट्रेस बहुत गुस्से में थी, तो उस लॉयर ने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर दी और वापस से उसको सुना दिया, और आज के बाद उस दिन के बाद उसने एक्टिंग ही नहीं करी कभी, समझ रहे हो, ऐसा था। पोएट्स एट जेमिनी स्टूडियोज एंड देयर व्यूज ऑन कम्युनिज्म, अब क्या होता है देखो, वहाँ बहुत सारे पोएट्स थे जो काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज में, बट दे हैड लिटिल पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो लोग ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे। तो दे ब्लाइंडली सपोर्टेड गांधी एंड खादी, वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे और खादी कपड़ा पहनना, इंडिया का वो कपड़ा है उसको पहनना, उसको सपोर्ट करते थे। बट हेटेड कम्युनिज्म विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, बट वो लोग कम्युनिज्म को हेट करते थे।
पता भी नहीं है उनको कि कम्युनिज्म होता क्या है, किसे कहते हैं, पर उनको कम्युनिज्म नहीं पसंद था। दे बिलीव्ड कम्युनिज्म वर इविल, हैड नो फैमिली वैल्यूज एंड क्रिएटेड अनरेस्ट। वो मानते थे कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भाई बेकार लोग होते हैं, उनकी कोई फैमिली वैल्यूज नहीं है, उनके अंदर कोई मतलब वो हमेशा बस दंगे फसादी करते हैं, ऐसा वो लोग मानते थे। द विजिट ऑफ मोरल री आर्म, यहाँ पे लिखा है द विजिट ऑफ मोरल री आर्मामेंट आर्मी, MRA। अब एक विजिट होती है 1952 में, अ फॉरेन थिएट्रिकल ग्रुप कॉल्ड द MRA। MRA नाम से एक दूसरे देश का एक थिएट्रिकल ग्रुप था जो थिएटर वगैरह किया करते थे, वो जेमिनी स्टूडियोज की तरफ आते हैं। तो दे परफॉर्म प्लेस, वो कुछ नाटक किया करते थे, जैसे कि जोथम वैली नाम से एक नाटक है, एंड द फॉरगॉटन फैक्टर विच इम्प्रेस्ड एवरीवन, जो कि बहुत फेमस नाटक थे उस टाइम के। सो द प्लेज हैड क्रिश्चियन एंड एंटी कम्युनिस्ट थीम्स, यानी कि जो उनका प्ले होता था, जो ड्रामा जो नाटक होता था, उसमें थीम क्या होती थी, क्रिश्चियन थीम थी और एंटी कम्युनिस्ट थीम थी। बट द पीपल एट जेमिनी डिड नॉट अंडरस्टैंड द डीपर मैसेज, पर उन लोगों को नहीं पता था इतना, ठीक है। सो इंस्पायर्ड बाय MRA's प्लेज, तमिल फिल्म स्टार्टेड इंक्लूडिंग सनराइज एंड सनसेट सीन्स। तो MRA जो बाहर का थिएट्रिकल ग्रुप था, उनसे इंस्पायर होकर तमिल जो यहाँ पे जो फिल्म्स थी, अब उसमें सनराइज और सनसेट के सीन भी ऐड किए गए जो पहले नहीं किए जाते थे। द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट, अ मिस्ट्री विजिटर फ्रॉम इंग्लैंड अराइव्ड एट जेमिनी स्टूडियो। अब इंग्लैंड से एक बंदा आता है और वो जेमिनी स्टूडियोज में पहुंचता है। द स्टाफ थॉट ही वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट लाइक वर्ड्सवर्थ या फिर टेनिसन। उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा पोएट आया होगा भाई इंग्लैंड से, स्टाफ को तो यही लगता है कोई गोरा बाबू आया है। हाउएवर द विजिटर वॉज एक्चुअली स्टीफन स्पेंडर, जो कि एक पोएट है और एडिटर है एक मैगजीन के जिसका नाम था द एनकाउंटर। तो वो पोएट तो थे, ठीक है। सो द बॉस गेव अ स्पीच, वहां पे उनका जो बॉस होता है जेमिनी स्टूडियोज का, वो स्पीच देता है, बट नो वन अंडरस्टूड द विजिटर्स एक्सेंट। तो वहां पे जब वो स्पीच दे रहे होते हैं तो उनको क्या है कि एक्सेंट ही समझ नहीं आता कि वो बोल किस उस वे में रहे हैं, तेज तेज बोलते हैं क्योंकि अंग्रेज। द विजिट एंडेड इन कंफ्यूजन विद बोथ द ऑडियंस एंड द पोएट फीलिंग लॉस्ट। जब ये पूरी विजिट खत्म होती है, जब वो बंदा यहाँ से जाता है, तो वहां पे सिर्फ कंफ्यूजन थी, किसी को समझ नहीं आया कि इसने क्या बोला, क्योंकि एक्सेंट ही एक दूसरे को नहीं समझ आ रहा था, ऑडियंस को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोल के गया है। तो फिर होता क्या है, डिस्कवरी ऑफ स्टीफन स्पेंडर्स आइडेंटिटी। फिर होता है बाद में लेटर, द ऑथर फाउंड एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू, ठीक है, एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट उसको मिलती है अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट बाय द एनकाउंटर, ठीक है। वहां पे क्या था कि ये जो मैगजीन थी एनकाउंटर, उसका कोई ऐसा शॉर्ट स्टोरी का कोई कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट थी। तो ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी टू रीड द एनकाउंटर मैगजीन एंड सॉ स्टीफन स्पेंडर्स नेम एज द एडिटर। फिर वहां से पता चलता है कि जो आया था वो स्टीफन स्पेंडर था, समझ रहे हो, इस तरीके से उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है। तो मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, ही फाउंड अ बुक, एक बुक मिलती है उसको जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, which contained Spender's essay about his disillusionment with communism। वहां पता चलता है कि जो स्टीफन स्पेंडर है वो कम्युनिज्म को पसंद नहीं करता था, इसी वजह से वो ऐसे ऐसी स्पीच दे रहा था, और वहां से ही ये सब चीजें रिवील होती हैं। तो दिस एक्सप्लेन व्हाई द पोएट वाज इनवाइटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ द एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे जो एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट है उसका एक मेंबर था, उसका एक पार्ट था, इसी वजह से वो वहां पे भी आया था। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है द इंटरव्यू। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंटरव्यूज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इंटरव्यू एक क्या है, एक एक्सेप्ट है फ्रॉम द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वस्टर। तो एक ये छोटा सा अंश है जो आपके सामने यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये इंटरव्यूज की हिस्ट्री क्या रही है, इंटरव्यू कब शुरू हुए थे। तो बेसिकली इस चैप्टर के दो पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस होती है इंटरव्यू की, इसके ओपिनियंस जानेंगे। पार्ट 2 में हम एक इंटरव्यू देखेंगे अम्बर्टो इको के साथ, जो कि एक इटालियन ऑथर और स्कॉलर है। तो सबसे पहले मैं आपको जो पार्ट 1 है उसकी तरफ लेके जाता हूँ। पार्ट 1, द आर्ट एंड कंट्रोवर्सी ऑफ इंटरव्यूज। जो इंटरव्यू का आर्ट होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री एंड पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरव्यूज,
सो द इंटरव्यू वॉज इन्वेंटेड ओवर 130 ईयर्स अगो, आज से 130 साल पहले इंटरव्यूज स्टार्ट हुए थे। हैज बिकम अ कॉमन जर्नलिस्टिक, अब तो हर जर्नलिज्म का जो स्टूडेंट है वो इंटरव्यू के बारे में ही सीखता रहता है, क्योंकि इंटरव्यू ही करना है आगे जाके। तो इट इज नाउ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक फिगर्स। आज की डेट में आप किसी भी बड़े आदमी के बारे में जानना चाहते हो, आप उसका इंटरव्यू सुनते हो। तो इंटरव्यूज अलाउ जर्नलिस्ट टू एक्सप्लोर पर्सनैलिटीज, उनको जर्नलिस्ट लोगों को इंटरव्यू की वजह से पता चलता है कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके थॉट्स कैसे हैं और ओपिनियंस पता चलते हैं, ठीक है, सीधा उसी आदमी से जिससे भी वो इंटरव्यू लेंगे। डिफरेंट ओपिनियन ऑन द इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज जो है, कोई लोग कहते हैं कि अच्छी चीज है, कोई कहते हैं कि ये गलत चीज है। सम पीपल बिलीव इंटरव्यू रिवील ट्रूथ, की इंटरव्यू से सच बाहर आता है, और कुछ लोग मानते हैं, अदर्स स्पेशली जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो फील करते हैं कि इंटरव्यूज आर एन इंट्रूशन इनटू देयर प्राइवेट लाइफ। वो कहते हैं कि हमारे प्राइवेट लाइफ में घुसने की कोशिश है, इंटरव्यू वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है फेमस राइटर्स हु डिसलाइक्ड इंटरव्यूज। कुछ बहुत बड़े राइटर्स हुए हैं जो इंटरव्यू वगैरह को पसंद नहीं करते थे, जैसे वीएस नाइपॉल। तो वो कहते हैं कि उनको फील होता है कि इंटरव्यूज वाउंड पीपल एंड टेक अवे अ पार्ट ऑफ देम, कि ये तो भाई बहुत बुरी चीज है। फिर है लेविस कैरोल, जो कि ऑथर हैं ऑफ एलिस इन वंडरलैंड के। वो कहते हैं फियर्ड बीइंग लायनाइज्ड, ओवर ग्लोरीफाइड एंड नेवर गेव इंटरव्यू। वो कहते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड कर दिया जाता है इंटरव्यू में, और वो उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। फिर है रुdyard किपलिंग, ये क्या कहते हैं इंटरव्यूज को इमोरल एंड अ क्राइम। ये तो कहते हैं क्राइम है भाई, येट ही वंस इंटरव्यूड मार्क ट्वेन, उन्होंने खुद भी इंटरव्यू किया था बट वो इंटरव्यू को सपोर्ट नहीं करते। फिर आते हैं एच.जी. वेल्स, राइटर हैं। वो कहते हैं कि इट एज एन ऑर्डियल बट स्टिल पार्टिसिपेटेड इन मैनी इंटरव्यूज। वो भी इसको सपोर्ट तो नहीं करते थे बट फिर भी वो बहुत सारे इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करते थे। सॉल बेलो कहते हैं कंपेयर्ड इंटरव्यू टू थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, मीनिंग दे सफोकेटेड हिम, कि भाई मान लो इंटरव्यू दम घोट रहे हैं। तो ये लोग अगेंस्ट में हैं। द पावर ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू बहुत पावरफुल होते हैं डिस्पाइज दिस क्रिटिसिज्म, कितना भी कोई बुराई कर ले, इंटरव्यू एक पावरफुल मीडियम होता है। जर्नलिस्ट डेनिस ब्रायन कहते हैं टुडे मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो अबाउट आवर कंटेम्पररीज इज थ्रू इंटरव्यूज। आज हम अपने आसपास के लोगों की तरफ अगर कुछ भी जान पाते हैं तो वो इंटरव्यू की वजह से ही जान पाते हैं। इंटरव्यूअर्स होल्ड अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनके पास बहुत पावर होती है। फिर अगर हम आगे बढ़े पार्ट सेकंड की तरफ, एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको, तो इसमें हम समझेंगे एक एक्चुअल इंटरव्यू जब हुआ उसको समझते हैं। तो दिस पार्ट इज एन इंटरव्यू बिटवीन अम्बर्टो इको, जो कि एक बहुत फेमस इटालियन नॉवलिस्ट और एक स्कॉलर है, और इंटरव्यू कौन ले रहे हैं, मुकुंद पद्मनाभान फ्रॉम द हिंदू, यानी कि एक जर्नलिस्ट जो कि अम्बर्टो इको जी का इंटरव्यू लेंगे। अम्बर्टो इको जो एक मल्टी फेसिड एक स्कॉलर है, वो इको जो थे वो एक प्रोफेसर थे उस टाइम पे एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, और वो जाने जाते हैं जो उन्होंने अपना जो साइन वगैरह होते हैं ना, उनकी स्टडी उन्होंने कर रखी थी, जिसको सीमियोटिक्स कहा जाता है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो करते थे और फिलॉसफी के लिए उनको जाना जाता था। वो फेमस ही इन तीन चीज़ों के लिए थे, और उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी, ऐसे लिखे थे, और बच्चों की बुक्स लिखी थी, नॉवेल्स लिखी थी। उनकी जो फेमस नॉवेल थी उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, ये बहुत चली थी, जो कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज पूरी दुनिया में मतलब सोल्ड आउट हो गई थी। इकोज वर्क फिलोसफी, हाउ ही मैनेज टाइम, उनसे पूछा जाता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो। तो मुकुंद जी कहते हैं इको को, हाउ इको मैनेजेस टू डू सो मैनी थिंग्स, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो। तो इको जी कहते हैं ही अपीयर्स टू डू मैनी थिंग्स बट इन रियलिटी ही इज ऑलवेज वर्किंग ऑन द सेम आइडियाज, ही बिलीव इन यूजिंग इंटरस्टिक्सिस, ठीक है, इंटरस्टिक्सिस स्मॉल एम्प्टी स्पेसिस ऑफ टाइम, यानी कि आप छोटे छोटे जो आपको जो टाइम मिलता है उसको यूज करना। जैसे वेटिंग फॉर एन एलिवेटर, जब आप खड़े हो एलिवेटर का वेट कर रहे हो, उस टाइम भी वो कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसी आइडियाज के ऊपर। वाइल अदर्स वेस्ट टाइम
ही राइट्स आर्टिकल और बुक्स दोज शॉर्ट मोमेंट्स, यानी कि अगर मान लो एलिवेटर का वेट कर रहे हो, बाकी लोग खड़े होकर वेट करेंगे, पर वो क्या करेंगे उस टाइम पे कोई आर्टिकल लिख लेंगे, कुछ और कर लेंगे, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते। इकोज यूनिक राइटिंग स्टाइल, तो इकोज academic राइटिंग इज नॉट ड्राई और बोरिंग लाइक ट्रेडिशनल स्कॉलरली वर्क्स, उस वो जो भी लिखते थे वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। व्हेन ही रोट हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, अ प्रोफेसर नोटिस दैट, जब उन्होंने अपना पहला वो एक ऐसा एक पेपर टाइप से जो लिखा था, उनके प्रोफेसर ने कहा, नोटिस करा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट लिस्टिंग फैक्ट, उन्होंने सिर्फ फैक्ट ही नहीं लिखे हैं, इको ने नरेट किया है अपनी रिसर्च को पूरी स्टोरी की तरह, क्योंकि एक रिसर्च पेपर था जो उन्होंने प्रोफेसर को दिखाया था, वो कहते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं वो एक स्टोरी की तरह उन्होंने बताए हैं। तो दिस नरेटिव स्टाइल मेड हिज एकेडमिक बुक्स इंगेजिंग, क्योंकि इसी वजह से जो स्टोरी की तरह पढ़ के लगने लगता था, उनकी बुक्स को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और वो एक बहुत ज़्यादा बड़े नॉवलिस्ट बने आगे चल के इसी रीज़न से। द अनएक्सपेक्टेड सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ रोज, जो उनकी नोवेल है वो इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बिक गई, वो सोचा भी नहीं था उन्होंने। मुकुंद पूछते हैं कि वाई इको सीरियस इंटेलेक्चुअल बुक बिकेम अ बेस्ट सेलर, तो इको कहते हैं कि देखो जनरलिस्ट लोग जो हैं और जो पब्लिशर हैं वो सोचते हैं कि पीपल ओनली लाइक इजी एंड एंटरटेनिंग बुक्स, बट ऐसा नहीं है। इन रियलिटी मैनी रीडर्स इंजॉय कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग बुक्स, बट उसको लिखना सही से आना चाहिए आपको। सो इज नोवेल्स वॉज यूनिक, मेरी नॉवल यूनिक है, बिकॉज इट कंबाइन डिटेक्टिव फिक्शन विद हिस्ट्री, मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी, ये सब मतलब कॉम्बिनेशन बना के जब मैं लिखता हूँ तो लोगों को पसंद आती है और बिकती भी है। इको ऑल्सो शेयर्स अ फनी स्टोरी, अब यहाँ पे वो एक फनी स्टोरी भी बताते हैं इंटरव्यू में ही। इज अमेरिकन पब्लिशर थॉट द बुक वुड नॉट सेल बिकॉज, वो कहते हैं कि एक अमेरिकन पब्लिशर था, वो सोचता था कि मेरी ये बुक कभी बिकेगी ही नहीं, क्योंकि अमेरिकन डोंट स्टडी लैटिन, क्योंकि वो लैटिन में थी। अमेरिकन्स हैव नेवर सीन अ कैथेड्रल, कि भाई उनको पता ही नहीं है कैथेड्रल क्या होता है, क्योंकि ये तो यूरोप वगैरह में था, होता है चर्च वगैरह। हाउएवर द बुक बिकेम अ मैसिव हिट इन द यूएस, सेलिंग ओवर 2 मिलियन कॉपीज, और यूएस में ही 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने खरीद ली वो बुक। इको सेज सक्सेस इज अनप्रेडिक्टेबल, सक्सेस कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एंड इफ ही हैड रिटन इट इन 10 years अर्लियर और लेटर इट माइट नॉट हैव वर्कड, वो कहता है कि जब होना होगा तभी होगा, मैं 10 साल पहले भी लिखता तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा चल जाती। इक्वल्स आइडेंटिटी एकेडमिक वर्सेस नॉवेलिस्ट, तो अब यहाँ पे उससे पूछा जाता है आप एकेडमिक हो मतलब या नॉवेलिस्ट हो, तो डिस्पाइट राइटिंग बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स इको स्टिल कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ प्रोफेसर फर्स्ट, वो कहते हैं कि मैं नॉवेलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडेज, वो खुद को नॉवेलिस्ट कहते ही नहीं, वो कहता है भाई मैं बस संडे संडे को नॉवल लिखता हूँ। ही प्रेफर्स अटेंडिंग academic conferences rather than writers meeting, वो राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाता, वो जाता है जो अकेडमिक जो प्रोफेसर्स वगैरह की जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उसमें जाता है वो। अब हमारा अगला चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस की समरी समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। गोइंग प्लेसेस एक स्टोरी है जो कि आप जब अपने टीन एज में होते हो, ठीक है, उस टाइम पे आपके बहुत सारे सपने होते हैं, आप सोचते हो ये भी कर लूँ वो कर लूँ, आप हीरो वर्शिप करते हो, कोई प्लेयर आपको पसंद होगा क्रिकेट में या कुछ भी, आप उससे मिलना चाहते हो। तो इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है सोफी, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक यंग लड़की है एक वर्किंग क्लास फैमिली से, हैज़ अ बिग ड्रीम, जो जिसके बड़े बड़े सपने हैं, पर लड़की वो छोटे परिवार से आती है, अनरियल सी फैंटेसीज हैं उसकी, वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोचती है, और उसका फेवरेट फुटबॉलर है वो है डैनी कैसी, जिससे वो मिलना चाहती है। ये स्टोरी बताती है कि वो इमेजिनेशन कितना ज़्यादा करती है, उसकी डिज़ायर्स कितनी ज़्यादा हैं, और जब उसे रियलिटी के साथ जब उसका क्लैश होता है कि भाई इन रियलिटी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो सोफी की क्या फैंटेसीज है अपने फ्यूचर को लेकर, आइए मैं आपको बताता हूँ। सोफी स्कूल की एक लड़की है जो दिन में सपने देखती है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है कि वो अपने घर वापस आ रही है अपनी फ्रेंड जेंसी के साथ में, और शी वॉन्ट्स टू ओपन अ बुटीक बट हैज़ नो मनी, वो चाहती है अपना बुटीक खोलना बट पैसे नहीं है। जेंसी जो थोड़ी प्रैक्टिकल लड़की है, उसको पता है हमारी हालात क्या है, रिमाइंड्स हर दैट दे आर बोथ डेस्टिनी टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, कि भाई हमारी किस्मत में यही है कि हम बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे, ज़्यादा मत सोचा करो। सोफी फिर फैंटेसाइज करती है कि मैं एक मैनेजर बनूंगी, एक एक्ट्रेस बनूंगी, फैशन डिजाइनर बनूंगी, बट जेंसी बहुत प्रैक्टिकल है। अनलाइक जेंसी, सोफी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर वर्किंग क्लास रियलिटी, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि बंदी गरीब घर से आती है, वर्किंग क्लास है,
और वो बड़े बड़े सपने देखती रहती है। उसको पता है रियलिटी, बट वो रियलिटी को मानना नहीं चाहती। सोफीज होम एंड फैमिली द हार्श रियलिटी। अब होता क्या है, सोफी की फैमिली पुअर है, गरीब लोग हैं। उसके जो पापा हैं वो फैक्ट्री में बहुत मेहनत करते हैं। उसका जो छोटा भाई है डेरेक, वो उसका मजाक उड़ाता है कि भाई तू सपने देखती रहती है। और उसके पापा कहते हैं कि भाई जो तू देख रही है वो अनरियल है, ये कभी भी नहीं हो सकता। हर मदर इज टायर्ड, और उसकी मम्मी भी थक जाती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है। विच कंट्रास्ट विथ सोफीज आइडियलिस्टिक ड्रीम्स, जो कि बिल्कुल अलग चीज है। उसके सपनों में वो लग्जरी लाइफ जी रही है, बट रियलिटी में ऐसा है। तो द हाउस इज स्मॉल, छोटा घर है उनका, एकदम बिखरा बिखरा सा सब रहता है। कि भाई सोफी अपने रियलिटी में देखना नहीं चाह रही कि चल क्या रहा है, वो बस फंस चुकी है सपनों में। सोफीज एडमायरेशन फॉर हर ब्रदर जियोफ। अब होता क्या है, सोफी आइडलाइजेज हर ओल्डर ब्रदर जियोफ, who is there who is 3 years old and वर्क्स एज एन अप्रेंटिक मैकेनिक। तो होता क्या है, 3 साल उससे जो बड़ा उसका भाई है जो, वो उसको बहुत ज़्यादा अपना आइडल मानती है। वो बहुत शांत रहता है, वो बंदा बहुत मिस्टीरियस सा है, जिससे कि क्या है कि सोफ़ी विच मेक्स सोफ़ी क्यूरियस अबाउट हिज लाइफ। वो कहता है कि सोफ़ी को वो समझाता रहता है, ठीक है, कि शी फैंटेसाइजेस अबाउट राइडिंग ऑन हिज मोटरसाइकिल। वो सोचती है कि मैं मोटरसाइकिल पर राइड करूंगी, एस्केपिंग फ्रॉम हर बोरिंग लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। वो सपनों में दिन दिहाड़े खोई रहती है, एक्साइटिंग कुछ सोचती रहती है। शी वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड, इमेजिंग, ठीक है, इमेजिनिंग ग्लैमरस प्लेसेस एंड इंटरेस्टिंग पीपल। वो चाहती है कि मैं सपनों में इसके साथ अपने भाई के साथ इधर उधर जाऊं, अमेजिंग अमेजिंग जगहों पे जाऊं, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलूं। तो ये वो सोचती रहती है। सोफीज फैंटेसी अबाउट मीटिंग डैनी कैसी। अब ये मेन पॉइंट आता है, एक फुटबॉलर है जिसका नाम है डैनी कैसी। तो सोफी अपने भाई को बताती है कि मैं ना डैनी कैसी से मिली थी, जो एक बहुत फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। बट भाई वो इन रियलिटी थोड़ी ना हो सकता है पॉसिबल। वो डिस्क्राइब करती है हाउ ही स्टूड नेक्स्ट टू हर, कि वो मेरे सामने खड़े थे इन अ शॉपिंग मार्केट एंड शी आस्क्ड फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा। हाउएवर दे हैड नो पेपर और पेन, कोई पेपर पेन नहीं था। सो ही प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि हम दोबारा मिलेंगे, मैं दोबारा ऑटोग्राफ दूंगा। बट जो उसका भाई है वो विश्वास ही नहीं करता, बट वॉन्ट्स टू बिलीव इट कुड बी ट्रू। वो कहता है कि भाई हो सकता है कि सच भी हो, पर वो विश्वास नहीं करता। When Sophie's father hears about it, जब सोफी के पापा को ये सब पता चलता है, वो कहता है अरे भाई क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, कुछ भी मतलब है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप फुटबॉलर से मिल लिए। सोफीज इमोशनल कनेक्शन विद डैनी कैसी। होता क्या है, सोफी बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है अपनी फैंटेसीज को लेकर, और बार बार ये स्टोरी वो रिपीट करती रहती है, डैनी कैसी से मिलना है, डैनी कैसी से मिलना है। फिर वो इमेजिन करती है अपनी कन्वर्जेशन को, हिज अपीयरेंस, वो कैसा लग रहा था और वो कितना स्पेशल मीटिंग थी उसकी। शी इवन डिफेंड्स डैनी कैसी, क्लेमिंग ही इज नॉट लाइक अदर फुटबॉलर्स। वो कहती है मेरा डैनी कैसी अलग है दूसरों से, एंड डज नॉट हैव मैनी गर्लफ्रेंड्स, उसकी ज़्यादा जीएफ नहीं है। और जियोफ उसको कहता है, वो एकदम स्केप्टिकल रहता है, लेकिन बातें सीक्रेट ही रखता है। उसको पता है यार मेरी बहन बोलती रहती है, पर वो चुप रहता है, वो कभी भी उसको ऐसा उल्टा नहीं बोलता, जवाब नहीं देता। सोफीज फैमिली वॉचेस डैनी कैसी प्ले। अब होता क्या है, सैटरडे को सोफी, हर फादर एंड डेरेक गो टू वॉच यूनाइटेड प्ले फुटबॉल। एक फुटबॉल मैच था जहां ये तीनों, उसके पापा और उसके भाई वगैरह ये सब जाते हैं। डैनी कैसी वहां पे एक गोल करता है, मेकिंग द क्राउड गो वाइल्ड, जहां सभी लोग पागल हो जाते हैं उसके गोल को देखकर, ठीक है। सोफी फील्स प्राउड, सोफी को बहुत प्राउड फील होता है कि उसका जो फैंटेसीज का और उसके सपनों का जो प्लेयर है वो उसके सामने है। बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उससे इमोशनली कनेक्टेड है डैनी कैसी से, जैसे सच में उसको जानती हो। मैच खत्म होने के बाद हर फादर सेलिब्रेट्स एट द पब वाइल सोफी होल्ड्स ऑन टू हर फैंटेसी। मैच खत्म होता है, उसके पापा पब में चले जाते हैं सेलिब्रेट करने, सोफी अभी भी अपनी फैंटेसीज में फंसी रह जाती है। द ट्रूथ स्प्रेड्स, जेंसी फाइंड्स आउट। होता क्या है, जेंसी जो उसकी दोस्त थी, हियर्स अबाउट सोफीज मीटिंग विद कैसी फ्रॉम हर ब्रदर फ्रैंक। जब उसको पता चलता है उसकी दोस्त को उसके भाई से कि ऐसे ऐसे वो उससे मिली है, कह रही है, सोफी बहुत ज़्यादा हो जाती है अपने भाई के ऊपर, जियोफ के ऊपर, कि तूने दूसरों को क्यों बताया, एज शी वांटेड इट टू बी अ सीक्रेट। मैं नहीं चाहती थी सबको बताना कि मैं मिली हूँ, मैंने सिर्फ तुझे बताया था, तूने क्यों सबको बता दिया जाके। तो जेंसी इज एक्साइटेड बट स्केप्टिकल एंड सोफी ट्राइज टू डाउन प्ले इट टू अवॉइड अ स्कैंडल। वो कहती है, जो जेंसी है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, हैं ऐसे कैसे वो मिल ली, भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। सोफी चाहती है इस मामले को मैं रफा दफा करूं, ज़्यादा कोई मेरे से डिस्कस ना करे ये कैसे हुआ। फिर क्या है,
सोफीज फाइनल डिसअपॉइंटमेंट वेटिंग फॉर कैसी। क्या होता है, रात का समय था, सोफी वॉक्स टू द कैनाल, अ प्लेस वेयर लवर्स मीट, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो प्रेमी जोड़े होते हैं, जो लवर्स हैं, वो मिला करते थे। वेटिंग फॉर डैनी कैसी, वो वहाँ पे डैनी कैसी का वेट करती है। वो इमेजिन करती है कि वो आएगा, बात करेगा और उसको ऑटोग्राफ भी देगा। टाइम गुजर जाता है, उसको रियलाइज होता है ही विल नेवर कम। भाई वो क्यों आएगा, वो इतना बड़ा प्लेयर है, तुम नदी किनारे खड़े होके सोच रहे हो वो आएगा सपने में, तो वो रियलिटी में भी होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो अब उसकी फैंटेसीज धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाती है और ये उसको पता चलता है। शी थिंक्स हाउ पीपल विल डाउट हर बट कन्विंसेस हरसेल्फ दैट शी एंड डैनी नो द ट्रूथ। वो बेचारी बहुत दुखी है, लोगों को क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी, वो सब छोड़ के वो खुद को कन्विंस करती है, हाँ भाई मैं मिली थी ठीक है। अब वो सैड होके घर आ जाती है, सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो बस सपना था और मैं बस सपने ही देख सकती हूँ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सोफीज हीरो वर्शिप एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। फिर क्या होता है, she still holds on to the memory of Danny Casey, replaying her fantasy in her mind। अब दोबारा उसकी फैंटेसी वो चलने लगती है, वो सपने देखने लगती है, उसको दोबारा वो सब चीज़ें मेमोरी में वो याद आती हैं। शी रिमेंबर हिम प्लेइंग इन द मैच, वो याद करती है वो मैच में कैसे खेल रहा था, कैसे उसने गोल किया, कैसे क्राउड उसके लिए चीयर कर रही थी। तो ये स्टोरी एंड होती है विथ सोफी ट्रैप्ड इन हर इल्यूजन, वो इल्यूजन में ही ट्रैप होके रह जाती है। शोइंग हाउ एडोलसेंट्स ऑफन स्केप रियलिटी थ्रू ड्रीम्स, कि जो इस एज के बच्चे होते हैं अक्सर वो रियलिटी को छोड़कर सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। ये सोफी सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारी फ्लेमिंगो बुक जो थी उसके सारे चैप्टर करवा दिए हैं मैंने आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में विस्तास बुक के सारे चैप्टर करवा दूंगा। कुछ भी नहीं पढ़ा था तो यहाँ से आपकी सारे चैप्टर की स्टोरी तो दिमाग में आ गई होगी आपके। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।